अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 53। 15 मिनट के बाद मैंने फिर विनोद शर्मा के दिमाग में झांक कर देखा। फिल्म खत्म हो चुकी थी। अब वो लड़की के साथ बैठा बियर पी रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, हाय शबाना याद आ रही है। कैसी जालिम हसीना थी। मलाया के जंगल में मेरे हत्थे नहीं चढ़ी। दरअसल फरहाद से मुतासिर होने वाली किसी लड़की को फांसना मुमकिन नहीं। इस सोच के दौरान मेरा नाम आया तो उसके तस्वुर में मेरी सूरत उभर आई। पहले शबाना का तस्वुर था जो मिट गया। इससे अंदाजा हुआ कि वो मुझसे किस कदर मुतासिर हो चुका था। शबाना को अहमियत देने की बजाय मेरे मुतल्लिक सोचने लगा, ओह ये फरहाद भी क्या चीज़ है। पहले तो मैं समझ रहा था कि वो सिर्फ मलाया के जंगल से गुजरने वाला तूफान है, लेकिन बाद में अखबारात ने इंकशाफ किया कि वो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए जलजला है। ये उसकी हमाकत है या जहानत कि वो सियासत से दूर रहता है, वरना टेलीपैथी के जरिए चाहे तो जाने क्या कर दे। आजकल अखबारात में मेरी टेलीपैथी के चर्चे भी हो रहे थे। उसकी सोच कह रही थी, मगर पता नहीं क्यों यहाँ के इंटेलिजेंस वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने दिल्ली पहुंचने के बाद अखबारात वालों को बयान देते हुए कहा था कि फरहाद उर्फ आजम ने मेरे अलावा दुनिया के और 2 बड़े सरमायाकारों की जानें बचाई थीं, वरना हम कभी जिंदा वापस ना आते। इस बयान के बाद परसों दिल्ली इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ने मुझसे मुलाकात की। उसने हुक्म सुनाया कि मैं अपने रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों के नामों की फहरिस्त पेश करूं। मैंने डायरेक्टर से कहा, दुनिया के हर मुल्क में मेरे दोस्त अहबाब हैं, मैं कितनों के नाम पेश करूं। उसने कहा, सिर्फ उन लोगों के नाम जो दिल्ली में मौजूद हैं। बाहर रहने वाले दोस्त अहबाब में अगर कोई मिलने के लिए दिल्ली आए तो आप उससे मुलाकात करने से पहले इंटेलिजेंस वालों को इतला दें, हम उन्हें चेक करेंगे। मैंने पूछा, आखिर ये चेकिंग किस सिलसिले में है। डायरेक्टर ये कहकर चला गया कि ये सब सरकारी मामलात हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये इंटेलिजेंस वाले फरहाद के मुतल्लिक मुझसे क्यों सवालात करते हैं। फरहाद ने कभी मेरे सामने टेलीपैथी की सलाहियतें जाहिर नहीं की, मगर मुझसे सवालात किए जाते हैं कि वो किस तरह मेरे ख्यालात पढ़ता था। क्या वो मुझसे मुलाकात करने दिल्ली आएगा। विनोद शर्मा ऐसी सोच के दौरान चौंक कर ये सोचने लगा, हाँ अब कुछ समझ में आ रहा है। शायद इंटेलिजेंस वाले ये शुबा कर रहे हैं कि फरहाद मेरे दोस्त अहबाब में से किसी एक के बहरूप में मुझसे मिलने दिल्ली आएगा, इसीलिए चेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। विनोद शर्मा की सोच का सिलसिला टूट गया। उसके पास बैठी हुई लड़की पूछ रही थी, बॉस कैसी सोच में गुम हो गए। वो चौंक कर बोला, कुछ नहीं, बस अचानक ही फरहाद याद आ रहा है। वो बोली, अच्छा वही फरहाद जिसके बारे में इंटेलिजेंस वाले आपको परेशान करते रहते हैं। हाँ क्लाडिया, मेरी मालूमात के मुताबिक फरहाद सियासी आदमी नहीं, फिर पता नहीं क्यों ये सरकारी अफसरान मेरे पीछे पड़ गए हैं। ओह बॉस, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं फरहाद से मिलूं और उससे बातें करूं। जब वो टेलीपैथी के जरिए आपसे बातें करे तो। विनोद शर्मा ने उसकी बात काट कर कहा, तो मैं फरहाद से कहूं कि वो तुमसे भी सोच के जरिए बातें करे। क्लाडिया, ये बात तुम मुझसे तीसरी बार कह रही हो और कल से तुम्हें यही जवाब दे रहा हूं कि अखबारात वालों ने यह टेलीपैथी की खबर उड़ाई है। भला ये भी कोई यकीन करने की बात है कि एक आदमी दूसरे आदमी से सोच के जरिए बातें करता हो। फरहाद ने तो मुझसे कभी बात नहीं की। बहुत सी लड़कियां मुझसे मिलना और बातें करना चाहती हैं, और कुछ लड़कियां जो मेरी ज़ात से दिलचस्पी लेती हैं। उस दिलचस्पी के पीछे दुश्मनी भी छुपी होती है। मेरे दिमाग में यह सवाल कुल बुलाया कि क्लाडिया मुझसे क्यों मिलना चाहती है। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा। वो सोच रही थी, ये शर्मा यकीनन मुझसे छुपा रहा है। फरहाद के सारे दोस्त दुश्मन उसकी टेलीपैथी की सलाहियतों को मानते हैं और ये शर्मा इनकार कर रहा है। शायद फरहाद ने चुपके से मेरी सोच पढ़ ली हो और शर्मा को समझा दिया हो कि मुझसे मोहतात रहे। मैं मुस्कुराने लगा। क्लाडिया ने खुद ही उगल दिया कि वह ऐसी है कि उससे मोहतात रहना चाहिए। मैं चुपचाप उसकी सोचें पढ़ता रहा और उसकी असलियत समझता रहा। विनोद शर्मा ने मलाया से वापस आने के बाद उसे पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर मुलाजमत दी थी। एक बहुत बड़े सरकारी अफसर ने क्लाडिया की सिफारिश की थी। उस सरकारी अफसर की सिफारिश से यह जाहिर हो गया कि क्लाडिया सरकारी जासूस है और विनोद शर्मा के करीब रहकर फरहाद और उसके साथियों के मुतालिक मालूमात हासिल करने सेक्रेटरी बनकर आई है। विनोद शर्मा पर वहां के अफसरान का शुबा दुरुस्त था। वह समझते थे कि मैं, सोनिया और रोमाना किसी बहरूप में दिल्ली पहुंचेंगे। चूंकि विनोद शर्मा मेरा एहसानमंद है, इसलिए हम वहां खुद को छुपाने के लिए उसका सहारा लेंगे। और मैंने अभी यही सोचा था कि रोमाना दिल्ली की तरफ चली आ रही है। उसे विनोद शर्मा के यहाँ पनाह देना चाहिए, मगर हमारे लिए हमारी जानी पहचानी पनाहगाहों पर पहले ही पहरे बैठाए जा रहे थे। मैंने रोमाना से राब्ता कायम किया। वह एक हिप्पी नौजवान से बातें कर रही थी। उससे पूछ रही थी कि इस वैगन कार में वो लोग दिल्ली कितने दिन में पहुंचेंगे। मैंने आस्तिकी से कहा, रोमाना दिल्ली नहीं जाना है। बाहर से आने वालों के लिए वहाँ बड़ी सख्तियाँ हैं। तुम अब लखनऊ में अपना सफ़र मुलतवी करोगी। उसने पूछा, क्या रसवंती यहाँ पहुँच गई है। मुझे अचानक ख्याल आया कि जापानी ज़ुबान में सोचना चाहिए। मैंने ज़ुबान बदल कर कहा, कभी मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद करवा देना। अब इसी ज़ुबान में राब्ता कायम करना है। रसवंती को मैंने इंडिया जाने से रोक दिया है। शायद तुम्हारा भी वहाँ रहना दुश्वार हो जाए। लखनऊ या अलीगढ़ पहुँचने से पहले मैं तुम्हें फैसला सुनाऊंगा। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्लाडिया के दिमाग में पहुँच गया।
विनोद शर्मा के पास से उठकर वो बाथरूम में जा रही थी। वो उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गई जो उसके लिए मखसूस था। उसकी सोच ने मुझे बता दिया कि बाथरूम जाने का बहाना है। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया, अपनी रिस्ट वॉच देखी। 5:05 हुए थे। 7वें मिनट में कहीं से कॉल आनी थी। उसने अपने पर्स से जेबी ट्रांसमीटर निकाला, फिर कॉल के इंतजार में बैठ गई। ठीक 2 मिनट के बाद ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। उसने एक बटन दबाया, आवाज आई, हेलो हेलो, जीरो मैन कॉलिंग। हेलो, जीरो मैन कॉलिंग, ओवर। क्लाडिया ने जवाब दिया, हेलो, जीरो लेडी दिस एंड, ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया, शर्मा की सरगर्मियां बताओ। वो नागवारी से बोली, वो तो खुलता नहीं है, हालांकि मैं अपने आप को पेश कर चुकी हूँ। उसकी एक ही बात है कि फरहाद टेलीपैथी नहीं जानता है। ये अखबारात वाले अपनी तिजारत बढ़ाने के लिए इस किस्म की खबरें शाया करते हैं। शर्मा शुरू से यही बयान दे रहा है कि फरहाद टेलीपैथी नहीं जानता। हो सकता है वाकई शर्मा सच कह रहा हो। फरहाद ने कभी उसके सामने टेलीपैथी का मुजाहरा ना किया हो, लेकिन वो शर्मा से ज़रूर राब्ता कायम करेगा, क्योंकि रोमाना यहाँ पहुँच गई है। हमारे एक एजेंट ने उसे खटमंडू से दिल्ली की तरफ रवाना किया है। हमें यकीन है कि वो शर्मा के पास छुपने के लिए आएगी। उनकी बातें सुनकर सारी बात समझ में आ गई। खटमंडू तक रोमाना रेड पावर वालों के साथ थी। फिर सुपर मास्टर के किसी एजेंट ने कुंवर राजपाल से 1 लाख रुपए में सौदा करके रोमाना को चियांग शीका से छीन लिया। वो जो वैगन कार में रोमाना के साथ हिप्पी थे, वो सब सुपर मास्टर के मातहत थे। क्लाडिया को पहले ही सेक्रेटरी बनाकर विनोद शर्मा के पास भेज दिया गया, ताकि रोमाना वहां पहुंचकर भी सुपर मास्टर के लोगों की नजरों में रहे। अभी सिर्फ सुपर मास्टर की सरगर्मियां तेज नजर आ रही थीं। मास्क मैन पता नहीं क्या कर रहा होगा। उसकी खामोशी से अंदाजा हो रहा था कि इस देश की सरकार जो कुछ कर रही है वो मास्क मैन की इम्मा पर हो रहा है, यानी हमारे खिलाफ रेड पावर और सरकार का मिला जुला महाज था। मैं बुरी तरह उलझ गया। इतना तो मैं पहले ही समझ गया था कि वहाँ कितने दुश्मनों ने हमारे खिलाफ महाज बना रखे होंगे, मगर यह नहीं मालूम था कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में बाहर से आने वालों को सख्त चेकिंग से गुजारा जाएगा। रसवंती के दूसरे रिश्तेदारों और फरहाद के दोस्तों के घरों में जासूस छोड़े जाएंगे और तन सिंह और वसंती को फौजी छावनी में नजरबंद रखा जाएगा। फिलहाल मेरी इस मुहिम को तकरीबन नामुमकिन बनाया जा रहा था। मैंने एक सिगरेट निकालकर सुलगाया, फिर उसके कश लगाते हुए इत्मीनान से मौजूदा हालात का तज्जिया करने लगा। जो लोग परेशानियों को दिमाग से निकाल कर सोचते हैं वो कामयाबी से किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। बज़ाहिर परेशानियों को दिमाग से निकालना नामुमकिन लगता है, लेकिन इस ख्याल पर कायम रहा जाए कि ये परेशानियां हर हाल में तबाही लाएंगी। जिस तरह मौत यकीनी है, हम मौत से डरना भूल जाते हैं, उसी तरह तबाही यकीनी है तो उसे भी वक्ती तौर पर भूलने के लिए कहकहा लगाएं। खुद को किसी खुशगवार मामले में उलझा दें, दिमाग को ज़रा ताजगी दें। इसके बाद अपनी परेशानियों के उन पहलुओं पर गौर करें जिनको हमने पहले अहमियत नहीं दी थी। मैं दिमाग की ताजगी और फरहत के लिए सोनिया के पास पहुंच गया। वह बहरी जहाज़ कराची की बंदरगाह से चंद मील के फासले पर खड़ा था। दूसरे जहाज़ों के बाद इसे बंदरगाह तक पहुंचकर लंगर अंदाज होने का मौका मिलता। कराची की मसरूफ बंदरगाह तक पहुंचने के लिए जहाज़ों को कई कई दिन तक समुद्र में खड़े रहना पड़ता। सोनिया ने एक बोट के जरिए जिमी के साथ कराची शहर जाने का प्रोग्राम बनाया। जाने से पहले वो अपने कैबिन के बाथरूम में गुसल कर रही थी। मैंने कहा, हेलो जानेमन। वो चौंक कर बोली, ए शर्म नहीं आती, जाओ भागो यहाँ से। नाराज़ क्यों होती हो? वो हंसती भी बोली, तुम्हारे जैसा बदमाश कोई ना होगा, प्लीज़ मुझे न छेड़ो, मैं सब्र कर रही हूँ, मुझे सब्र ही करने दो। यानी दूसरे मौजू पर बात करूँ? हाँ, ये बताओ कब मिल रहे हो? मैं तो अभी उड़कर आ जाऊँ, मगर हालात साजगार नहीं है। वो तो कभी नहीं होंगे और मैं इंतज़ार करती रह जाऊँगी। कभी कभी अपनी हमाकत पर गुस्सा आता है कि मैं तुम पर क्यों मरती हूँ। जिमी भी तो वही बिल्कुल फरहाद है, क्यों ना उसकी आगोश में चली जाऊँ। मेरी जान औरत अपने मर्द के एक मखसूस मिजाज की आदी होती है। मुझ में जो मुरव्वत और बेमुरव्वती है, खुश दिली और संगदिली है, तुम मेरे जैसे दोहरे रवैये की आदी हो गई हो। कोई दूसरा फरहाद तुम्हारी उस आदत की तस्कीन नहीं कर सकेगा। ये तुम्हारी खुशफहमी है। मुझे चैलेंज करोगे तो अभी जिमी मेरे कैबिन में बैठा हुआ है, चली जाऊंगी उसके पास। गैर की आगोश में भी तुम्हारे दिल को अपने नाम से धड़कते सुनूंगा। बेगैरत, क्या मैं दूसरों के पास अच्छी लगूंगी? बेगैरत, जो खुद ही समझ रही हो कि अच्छी नहीं लगोगी तो बेगैरती की बातें क्यों कर रही हो? वो झुंझलाती हुई मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम कोई दूसरी बात नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि दिल्ली शहर में हमारे खिलाफ सख्त पहरा बिठाया गया है। मैं विनोद शर्मा से काम लेना चाहता था, मगर उसके अतराफ भी खुफिया जासूस फैले हुए हैं। तुम वहां पहुंचोगी तो तुम्हारी कड़ी निगरानी की जाएगी। अब भी तुम्हारे अतराफ सुपर मास्टर और मास्क मैन के 2 जबरदस्त चमचे हैं, एक आका सुबहानी, दूसरा जिमी उर्फ बायोनिक मैन। खबरदार, जिमी को चमचा न कहना, अभी वो मेरी वेटिंग लिस्ट में है। जब भी तुम बदमाशी करोगे मैं उससे रोमांस शुरू कर दूंगी। देखो, तुम फिर वही बातें छेड़ रही हो, वापस आ जाओ। इतने में बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक के साथ जिमी की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया, अगर तुम्हारे गुसल करने का यही आलम रहा तो समुद्र का पानी नाकाफी होगा, अब आ भी जाओ। सोनिया ने कहा, आ रही हूँ। फिर सोच के जरिए मुस्कुरा कर बोली, देख लो, उधर भी फरहाद बुला रहा है, इधर भी फरहाद तड़प रहा है। हाय, बड़ा मुश्किल मरहला है। किसका हाथ पकड़ूं, किसका हाथ झटक दूं? मैं समझता था कि अभी वो मजाक कर रही है,
मगर मेरे दिल में एक छुपा हुआ सा इज़्तिराब था कि सोनिया की ये दिल लगी जिमी के लिए दिल की लगी ना बन जाए। मैं इस इज़्तिराब को जाहिर करके उसे मगरूर नहीं बनाना चाहता था। मैंने बेनियाजी से कहा, काम की बात सुनो, तुम्हारा हिंदुस्तान जाना फजूल होगा। वहाँ हज़ारों आंखें तुम्हें घूरती रहेंगी। ये तो मर्दों की बेहयाई है कि हज़ारों की तादाद में बाजमात घूरती हैं। क्या तुम संजीदगी से बातें नहीं करोगी? संजीदगी और तुमसे? फरहाद, मैं तुम्हारी रग रग को पहचानती हूँ। मुझे हिंदुस्तान जाने से इसलिए रोक रही हो कि मैं वहाँ तुम्हारी बू पाते ही तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी। ये इल्ज़ाम ना दो, मैं तुमसे भागता नहीं हूँ। तुम्हें बता चुका हूँ कि इस वक्त बैंकॉक में हूँ। आना चाहो तो चली आओ, मगर याद रखो तुम्हारे पीछे दोनों तंजीमों की फ़ौज मेरी तरफ चली आएगी। क्या वो लोग नहीं जानते कि तुम बैंकॉक में हो? जानते हैं, मगर इस खुशफहमी में हैं कि मुझ पर, तुम पर और रसवंती पर एक साथ हिंदुस्तान में जाल फेंकेंगे। आई सी, वह सोचने लगी। फिर बोली, फिर तो मुझे हिंदुस्तान ज़रूर जाना चाहिए। जानते हो क्यों? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम इस मुल्क से दूर ही रहकर रसवंती के अजीज़ों को वहाँ से निकालने की तदबीर करो। मैं दिल्ली में रहकर महज दिखावे के लिए भाग दौड़ में मसरूफ़ रहूँगी। ऐसी हरकतें करूँगी कि दुश्मनों की खास तवज्जो मुझ पर रहेगी। तुम चुपचाप टेलीपैथी के जरिए अपना काम करते रहना। उसका मशवरा सुनकर दिमाग में ताजगी आ गई। फ़ौरन ही ये बात समझ में आ गई कि रोमाना को भी अपने असली रूप में दिल्ली पहुंचकर दुश्मनों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना चाहिए। वो लोग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि फरहाद और रसवंती भी दिल्ली में हैं और सोनिया और रोमाना को मोहरों की तरह आगे चला रही हैं। उनकी तमाम कोशिशें यही होंगी कि वो इन दो औरतों के जरिए हम तक पहुँच जाएं। वो हमें उलझा रहे थे, अब मेरी बारी थी कि उन्हें उलझाना शुरू कर दूँ। मगर उससे पहले सोनिया के सामने एक सफाई पेश करना थी। मैं उसे कह चुका था कि रोमाना बैंकॉक में किसी दूसरे से इश्क कर रही है। अगर सोनिया उसे दिल्ली में मेरे लिए काम करते देख लेती तो मेरा सर खा जाती। गुस्सा और इंतकाम के जुनून में जिम्मी पर मेहरबान हो जाती। खुदा मुझे मुआफ़ करे, मुझे झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। मैंने पहले उसकी तारीफ़ की। वाह सोनिया, तुम्हारी जहानत का जवाब नहीं, तुमने बहुत ही लाजवाब मशवरा दिया है। वो खुश हो गई। मैंने आगे कहा कि ये दुरुस्त है कि तुम दोनों तंजीमों के लोगों को नचाती रहोगी, उन्हें और ज़्यादा घन चक्कर बनाने के लिए। अगर तुम्हारे साथ रोमाना होती तो। वो बिगड़ कर बोली, ये रोमाना क्यों याद आ रही है? तुम पूरी बात सुनने से पहले ही बिगड़ जाती हो। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। वो तुमसे मायूस होकर दूसरे से इश्क कर रही है। तुम उससे दिमागी राब्ता कायम करोगे तो वह फिर तुम्हारी तरफ खिंची आएगी। मैं उससे दिमागी राब्ता कायम नहीं करूंगा। पहले मेरी बात तो सुन लो। जल्दी सुनाओ, मुझे जिम्मी के पास जाना है। ये जिम्मी के पास जाने की धमकी थी। मैंने धमकी नज़रअंदाज करते हुए कहा, रोमाना जिस जवान से इश्क कर रही है वो हिंदुस्तानी है। थोड़ी देर पहले मैंने चुपके से मालूम किया है, वो रोमाना को लेकर हिंदुस्तान गया है। वो मुठ्ठियां भींच कर बोली, झूठे मक्कार, तुम ज़रूर कोई चक्कर चला रहे हो, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम्हारी जान की कसम, कोई फ्रॉड नहीं। ये गुस्से वाली मुठ्ठियां खोल लो। मैं चाहता हूं कि तुम दिल्ली पहुंचकर खुद ही रोमाना से किसी तरह काम लो। उसके सामने मेरे खिलाफ बोलो कि मैंने अब तक तुमसे राब्ता कायम नहीं किया है। तुम रसवंती की मदद करने आई हो और इस सिलसिले में रोमाना की मदद चाहती हो। मुझे यकीन है कि तुम उसे राज़ी कर लोगी। वो बेबसी से बोली, फरहाद सच कह रहे हो ना? कोई फ्रॉड तो नहीं है? नहीं मेरी जान, तुमसे फ्रॉड करके कहाँ जान बचाऊंगा। चलो अब बाथरूम से निकलो, जिमी के साथ कराची की सैर करो। मैं रसवंती से राब्ता कायम कर रहा हूँ। हाँ, ये बताना भूल गया कि अभी थोड़ी देर पहले रसवंती की माँ बीमारी की हालत में मर गई है। सोनिया ने अफसोस का इजहार किया। मैं उसके दिमाग से निकल आया। पहले दोनों हाथों से अपनी खोपड़ी को सहलाता रहा, क्योंकि सोनिया को हैंडल करते वक्त दिमाग की चूलें हिल जाती थीं। फिर मैं वहां से उठकर खिड़की के पास आ गया ताकि बाहर की ताज़ा हवा खोपड़ी को सहलाती रहे। उस वक्त ये ख्याल आया कि आका सुबहानी शराफत से खामोश नहीं बैठा होगा। सोनिया जिमी के साथ कराची शहर जा रही है। आका सुबहानी जिमी के पीछे ज़रूर लगा रहेगा। इस ख्याल के तहत मुझे सलोमी के पास जाना पड़ा। सलोमी भी आका सुबहानी के साथ कराची शहर जाने के लिए मेकअप कर रही थी। सलोमी की सोच से पता चला कि वह उसके हुस्न शबाब की तारीफ कर रहा है। मैंने उसकी सोच में कहा, अगर बायोनिक मैन और उसके मुसल्ला जवान ना होते तो हम कितनी आज़ादी से रोमांस करते, किसी दुश्मन का खौफ ना होता। सलोमी सोचने लगी, मेरे आका के सामने बायोनिक मैन की क्या हैसियत है। वो तो आज रात ही इस बायोनिक शैतान को कराची की मिट्टी में दफन कर देगा। मैंने उसकी सोच में कहा, हाँ उस शैतान को ख़त्म हो जाना चाहिए, मगर आका के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। वो मुसल्ला जवान उसे गोली मार देंगे। वो होंठों पर लिपस्टिक की सुर्खी जमाते हुए आईना में देखते हुए सोचने लगी, ये मैं क्या सोच रही हूँ। सुपर मास्टर और मास्क मैन के दरमियान मुआहदा हो चुका है कि रसवंती को हासिल करने तक उनके आदमी आपस में नहीं लड़ेंगे। इस मुआहदे के मुताबिक बायोनिक मैन मुतमईन है और सोनिया के साथ तन्हा कराची जा रहा है। हम भी दोस्तों की तरह साथ जाएंगे। उसने अपने लबों की सुर्खी का जायजा लिया, फिर एक नेकलेस पहनते हुए सोचने लगी, बायोनिक मैन को धोखे से ठिकाने लगाने का एक माकूल बहाना हाथ आया है। आका को इतला मिली है कि सुपर मास्टर के आदमी ने खटमंडू में रोमाना को मास्क मैन के आदमियों से छीन लिया है। जब वहाँ मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो सकती है तो आका यहाँ भी बायोनिक मैन की ज़िंदगी छीन सकता है। मैं फ़ौरन ही उसके दिमाग से निकलकर सोनिया के पास पहुँच गया। वो बायोनिक मैन को मेरे मुतल्लिक बता रही थी कि वो बाथरूम में इतनी देर बातें करती रही थी। जब मैं उसके दिमाग में पहुँचा तो जिमी कह रहा था, सोनिया
अब तक मुझे यकीन था कि तुम फरहाद से रह रहकर मेरी मोहब्बत को कबूल कर लोगी, मगर तुम्हारे चेहरे की रौनक बता रही है कि तुम उसे दोबारा पाकर बहुत खुश हो। जिमी, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं फरहाद को भूल जाऊंगी। औरत कभी अपना पहला प्यार नहीं भूलती, मगर तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारी आजमाइशों के बाद वफादार साबित हुआ तो तुम मुझे अपनी मोहब्बत दोगी। बेशक मैं अब भी यही कहती हूँ, मेरी मोहब्बत और एतमाद तुम्हारे लिए होगा। क्या तुम मुझसे बेगर्ज मोहब्बत नहीं करोगे? वह हैरानी से बोला, ये क्या बात हुई? मर्द और औरत की मोहब्बत में शादी और इज़्दवाजी रिश्ते की गर्ज होती है। हाँ, उस औरत से होती है जिसने इज़्दवाजी रिश्ता कभी ना किया हो। मैं तो फरहाद के साथ इस रिश्ते से गुजरती रही हूँ। तुम मोहब्बत से मेरी जान मांग सकती हो, रिश्ते का मुतालबा तो सिर्फ फरहाद ही करता रहेगा। ओ सोनिया, तुम थोड़ी देर पहले वाली सोनिया नहीं लग रही हो। फरहाद को पाते ही तुम्हारे लहजे में मेरे लिए परायापन पैदा हो गया है। नहीं जिमी, मैं वही हूँ। मायूसी ने तुम्हारे सोचने का अंदाज बदल दिया है। वो एक सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। बिल्कुल मेरा अंदाज था। मैं भी किसी मसला में उलझकर इसी अंदाज से सिगरेट सुलगाता हूँ और कश लगाने के बाद सोचता हूँ, काश कि मैं उसके दिमाग तक पहुंचकर उसकी सोच को पढ़ सकता। पता नहीं वो रकाबत से सोच रहा था या दोस्ताना अंदाज में। वैसे कोई कमज़ोर या सुलह पसंद आदमी ही मोहब्बत में बाजी हारना पसंद कर लेता हो। जिमी जैसे शहजोर हारना नहीं जानते। मैंने सोनिया को मुखातिब किया, सोनिया, मैं एक अहम इत्तला देने आया था कि तुम दोनों की बातें सुनता रह गया। मेरा ख्याल है जिमी मोहब्बत की बाजी हारना पसंद नहीं करेगा। मैं क्या कह सकती हूँ? रसवंती ने बताया था कि बायोनिक मैन की सोच नहीं पढ़ी जा सकती। ये अपने दिमाग में पराई सोचों की लहरों को महसूस कर लेता है। हाँ, इसीलिए मैं मोहतात हूँ, इसके दिमाग को छेड़ना नहीं चाहता। वो बोली, ठीक है जिमी, जो सोचता है सोचने दो, देखा जाएगा। तुम्हारी अहम इत्तला क्या है? मैंने उसे आका सुबहानी का मंसूबा बताया। उसने जिमी से कहा, फरहाद ने मुझे अभी बताया है कि आका सुबहानी के इरादे खतरनाक हैं। वो कराची पहुंचकर तुमसे छेड़ करेगा। जिमी ने बेयकीनी से कहा, आका सुबहानी बेवजह मुआहदे की खिलाफ वर्जी क्यों करेगा? फरहाद ने बताया कि खटमंडू में दोनों तंजीमों का टकराव हो गया था। आका सुबहानी को भी मुआहदे के खिलाफ तुमसे टकराने का बहाना मिल गया है। वो सर हिलाकर बोला, फिर तो वो जरूर छेड़ करेगा। कोई बात नहीं, वह जब चाहे शुरू हो जाए। मैं भी पिछला कर्ज चुकाने के लिए बेताब हूँ। मैंने सोनिया से कहा, ये दो पागल हाथी एक दूसरे से टकराए बगैर नहीं रहेंगे। किसी को भी नसीहत करना फजूल है। तुम एहतियातन वो दवा अपने पास रख लो जिसके जरिए तुमने मंसूरी री का दिमागी तवाजुन बिगाड़ दिया था। सोनिया ने फौरन ही मेरी हदायत पर अमल किया। उसने जिमी की तरफ पुश्त करके अपना सूटकेस खोला, फिर उसमें से दवा की शीशी निकालकर अपने परस में रख ली। जिमी ने कहा, सोनिया, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं फरहाद से मुलाकात करूं। उससे कहो कि मुझसे दिमागी राब्ता कायम करे। मैंने अपनी सोच की लहरों को उसके दिमाग तक पहुंचाया। इससे पहले कि मैं उसे मुखातिब करता, वो एकदम से चौंक कर बोला, ओह फरहाद, क्या तुम आए हो? हाँ जिमी, मैं हूँ। कुछ सुनाओ, मेरी नकल बनकर कैसी जिंदगी गुजारे हो? वो हंसते हुए बोला, मैं बोल रहा हूँ, सुन लो। तुम्हारी आवाज़ और लहजा है, कद और जिसामत और सूरत शक्ल सब तुम्हारी है। मैंने भी हंसते हुए कहा, मुझे भी खुशी है कि मेरी शख्सियत के सहारे तुम एक नई जिंदगी गुजारे हो। झूठ ना कहो फरहाद, तुम खुश नहीं हो सकते। मुझे तो तुम्हारी मौत बनाकर मंजरेआम पर लाया गया है। तुम्हें खुशी नहीं दहशत होगी। मैंने खुश दिली से जवाब दिया, फरहाद बन गए और इतना भी ना जान सके कि फरहाद दहशत को जूतों की तरह पहनकर चलता रहता है। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मेरे कदमों तले बारूद बिछाई गई है और मैं चलता जा रहा हूँ। मैंने कहा ना कि दहशत मेरे कदमों तले आ रही है। वो एक सर्द आ भर कर बोला, अफसोस मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि सोनिया मेरी कमजोरी बन गई है। मैंने कहा, और मैं सोनिया की कमजोरी हूँ? वो बोला, हाँ इस तरह तुम मेरे रकीब हो। पहले तुम सुपर मास्टर के रिश्ते से जानी दुश्मन बनकर आए थे, अब सोनिया के रिश्ते से रकीब भी बन गए। बोलो क्या इरादे हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं तुम कितनी दूर बैठे हो। तुम मेरे पास पहुंच जाते, मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता। जब हम कभी रूबरू होंगे तो मैं अपना इरादा बताऊंगा। ये बात वो चैलेंज के अंदाज में नहीं कह रहा था। उसके दिमाग में पहुंचने का एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं उसे बातों में लगाकर उसके लाशऊर को कुरीदता रहा। वो सोनिया की खातिर मुझसे लड़ना नहीं चाहता था। उसके दिमाग के एक गोशा में ये बात छुपी हुई थी कि वो दोस्ताना अंदाज में सोनिया को मुझसे मांग लेगा। मैं पहले ही उसकी दीवानगी को समझ गया था। वो तो सोनिया के लिए सुपर मास्टर से बगावत करने को तैयार था। इसकी खातिर वो मेरा जानिसार दोस्त बन सकता था। ये सच है कि किसी चीज़ की कदर व कीमत उस वक्त और बढ़ जाती है जब उस चीज़ का दूसरा तलबगार भी पैदा हो जाता है। मेरे दिल में सोनिया की अहमियत कभी कम ना हुई थी, मगर अब वह अहमियत और बढ़ गई। मुझे ये परवाह न थी कि उसका दूसरा तलबगार आ गया है। मुझे ये फिक्र थी कि सोनिया कभी गुस्से में गलत फैसला करके उधर ना चली जाए। जिमी ने मुखातिब किया, हेलो फरहाद, खामोश क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो? मैंने जवाब दिया, यही कि हम कब और कैसे एक दूसरे के रूबरू आ सकती हैं। शायद हिंदुस्तान में सामना हो जाए। मैंने कहा, ज़रा सोनिया से पूछो, क्या हिंदुस्तान में हमारा मिलना मुनासिब होगा? मैं तुम्हारे दिमाग में इसका जवाब सुनता रहूंगा। वो सोनिया से बातें करने लगा। मुझे मौका मिला तो मैं उसके लाशऊर को पढ़ते हुए आस्तगी से बोला, टेलीपैथी की रोकथाम। ये चंद अल्फाज उसके चोर ख्याल को छेड़ने के लिए थे। इसके साथ ही लाशऊर की धीमी धीमी सोच उभरने लगी। फरहाद और रसवंती की सोच की लहरों को महसूस करते ही मैं सांस रोक लेता हूँ। मैंने एक लफ्ज़ की चिंगारी छोड़ी, योगा।
उसकी सोच ने कहा, यही मेरी कमजोरी है कि योगा के फन में महारत हासिल न कर सका। फरहाद की तरह मैं भी शबाब का रसिया हूँ। सिगरेट नोशी की आदत है, इसलिए 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा सांस नहीं रोक सकता। बहरहाल ये भी बहुत है। इतना तहफ़्फ़ुज़ है कि फरहाद या रसवंती अचानक ही मेरे दिमाग पर हमला नहीं कर सकते। मेरा गैर मामूली हसास दिमाग मुझे खतरे से आगाह कर देता है। मैं जिमी के लाशऊर में पहुंचा हुआ था और वह शऊरी तौर पर सोनिया से बातें कर रहा था। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। बातें करने के दौरान हम गैर शऊरी तौर पर दूसरी बातें भी सोचते रहते हैं। सोनिया और जिमी की बातें खत्म होती तो वो लाशऊर की बातें उभर कर शऊरी तौर पर जिमी के दिमाग में आई। उसने सोचा कि वो सोनिया से बातें करने के दौरान क्या सोच रहा था। यक बयक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फौरन ही बर्थ पर से उठते हुए बोला, तुम मेरे दिमाग में क्या कर रहे हो? मैं समझ गया तुम मेरे छुपे हुए ख्यालात को कुरीद रहे हो। ये कहते उसने सांस रोक ली, मुझे अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। मैंने सोनिया के पास पहुंचकर कहा, इसे कहो कि फरहाद ने उसके चोर ख्यालात को नहीं छेड़ा। सोनिया ने यह बात कह दी। वो नागवारी से बोला, सोनिया तुम उसकी वकालत कर रही हो? क्या यही तुम्हारी दोस्ती या मोहब्बत है कि अपने महबूब की खातिर मुझ जैसे दोस्त से झूठ बोल रही हो? मैं आज भी तुम्हारी खातिर बड़ी बड़ी ताकतों की मुखालफतें मोल ले सकता हूँ। तुम मेरे एतमाद को धोखा ना दो। सोनिया ने संजीदगी से कहा, जरा सब्र करो जिमी, मैं अभी फरहाद से सच और झूठ का हिसाब करती हूँ। ये कहकर उसने जिमी के सामने ही मुझसे बुलंद आवाज में कहा, फरहाद जब तक जिमी दोस्त है मैं इसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बताओ कि तुमने जिमी के कौन से ख्यालात पढ़े हैं। मैंने उसे बता दिया। सोनिया ने उसे बताया। वो सर हिलाकर बोला, गलती मेरी है। मैं भूल गया था कि फरहाद कितना मक्कार है। मैं उसकी मक्कारी के जवाब में उसे कैसे चैलेंज करूं? तुम्हारा वजूद एक दीवार है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। वो बोली, मुझे खुशी है कि तुम मेरी खातिर ठंडा दिमाग रखते हो। प्लीज जिमी, फरहाद के मुतालिक सुलह सफाई के अंदाज में सोचो। मैं तुम दोनों को चाहती हूं और तुम में से किसी का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा। अब उसके दिमाग में पहुंचकर उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। उसने गहरी संजीदगी से कहा, सोनिया फरहाद से ये मेरी पहली मुलाकात है। इस इब्तदा को देखकर मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि तुम मेरे लिए मोहब्बत बनो, मसला ना बनो। ये कहकर वो तेजी से चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। फिर उसे खोलते हुए बोला, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने बाहर जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही सोनिया ने पूछा, फरहाद तुम अपनी मक्कारियों से बाज नहीं आओगे? आखिर उसे छेड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने जवाब दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे अपने दिमाग से निकाले बगैर तुमसे बातें कर लेगा, मगर वाकई वो तुम्हारे सामने बहुत सी एहतियाती तदाबीर को भूल जाता है। जब उसने तुमसे बातें करने की धुन में मुझे दिमाग में आने का सुनहरी मौका दिया तो मैं फ़ायदा क्यों ना उठाता? क्या मुझे अपने दुश्मन की किसी कमज़ोरी से वाकिफ़ नहीं होना चाहिए? वो कभी दुश्मन था। मैं उसे तुम्हारा दोस्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी कोशिशों ने उसे रकीब भी बना दिया। तुम समझते क्यों नहीं? मैं रफ्ता रफ्ता ये बात उसके दिमाग में नक्श कर सकती हूँ कि मेरी दोस्ती और मोहब्बत की इंतहा इसलिए है। मुझसे सिर्फ इज़्दवाजी रिश्ता नहीं हो सकेगा। ठीक है, उस बच्चे को समझाती रहो, आइंदा मैं उसे नहीं छेड़ूंगा। वो अपने कैबिन से बाहर चली गई। मैं उसके दिमाग से बाहर आ गया। अब मैं शर्लॉक के उसी प्राइवेट बंगले में था। उसके एक बंद कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर के मनाजिर देख रहा था। कुछ वक्त गुजारने के बाद मुझे फिर सोनिया के पास पहुंचना था, क्योंकि कराची शहर में जिम्मी और आका सुबहानी के ज़बरदस्त टकराव की तवक्को थी। मैंने दूसरा सिगरेट निकाल कर सुलगाया। उसका कश लगाते वक्त मैंने उस बंगले के बागीचा में 2 औरतों को देखा। वो दोनों घास पर बैठी हुई थीं और उन दोनों की गोद में एक एक बच्चा था। इस मंजर ने अचानक ही 2 बदन का तस्वुर उभार दिया। मेरे दिमाग ने कहा, जब वो माएँ बनेगी तो उनकी गोद में भी एक एक बच्चा होगा। मुझे 2 बदन की खैरियत मालूम करते रहना चाहिए। अपनी मसरूफियात में बहुत देर से उन्हें भूला हुआ था। बहरहाल याद आते ही मैं फ़ौरन उनके मुश्तरका दिमाग में पहुंच गया। वो एक आरास्ता बेडरूम के गोशा में खड़ी हुई कह रही थी, खबरदार चुड़ैलो, मेरे करीब आओगी तो मैं इस चुड़ैल की तरह तुम सबका भी हुलिया बिगाड़ दूंगी। 2 बदन के सामने 3 नर्सें जरा दूर सहमी खड़ी थीं। चौथी नर्स फर्श पर पड़ी कराह रही थी। 2 बदन ने उस बेचारी का हुलिया बिगाड़ दिया था। उसी वक्त बेडरूम का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर फीनी एक और नर्स के साथ कमरे में दाखिल होकर बोला, जुएल तुमने परेशान कर रखा है, प्लीज़ अपना मुआयना करा लो। 2 बदन एक साथ बोली, मुझे ये रोज़ रोज़ का मुआयना पसंद नहीं है। आखिर ये चुड़ैलें मेरे पेट को घूरती क्यों हैं? क्या इन्हें शुबह है कि बच्चों की बजाय कुछ और पैदा करने वाली हूँ? डॉक्टर फीनी ने जख्मी नर्स को देखा जिसे बाकी नर्सें संभाल कर बाहर ले जा रही थीं। फिर वह नरमी से बोला, बेटी बच्चे ही होंगे, मगर ये डॉक्टर वगैरह ही बेहतर समझते हैं कि किस तरह तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। ऊपर से अहकामात आए हैं कि रोज़ाना तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट हासिल की जाए। वो बोली, कौन ऊपर से अहकामात नाजिल कर रहा है? उसे मेरे पास भेजो, मैं निमट लूँगी। डॉक्टर ने दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद 2 बदन के करीब आकर कहा, मैं बड़ी उलझन में हूँ। CIA वालों ने मेरी कोठी के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया है। तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बी सहूलतें फ्राहम कर रही हैं। यूँ समझ लो कि इन्हें फरहाद के इन होने वाले बच्चों से गहरी दिलचस्पी है। ये बात सुनते ही मेरे दिमाग में दुश्मनों की साजिशें चीखने लगीं। जाहिर है वहाँ वो दुश्मन सुपर मास्टर ही हो सकता है। वही मेरे बच्चों से दुश्मनी की हद तक गहरी दिलचस्पी ले सकता था। मैंने डॉक्टर फीनी के दिमाग को खरीदना शुरू किया। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में एक सोफा पर बैठते हुए सोचने लगा, मैं क्या करूं? मैंने डबल जुएल की बड़ी मेहनत से परवरिश की। सोचा था कि ये जवान होगी तो इसकी शादी कराऊंगा।
शायद डबल जूल से इसी की तरह एक मिजाज के 2 बच्चे पैदा हों। अब मेरी ये तवक्को पूरी होने वाली थी, मगर अब हमारी सरकार दिलचस्पी ले रही है। मुझे अपनी जुबान बंद रखने की शर्त पर यह बताया गया है कि फरहाद के बच्चों को पैदा होते ही वो लोग यहाँ से कहीं ले जाएंगे और खुद उनकी परवरिश करेंगे। सारी बातें समझ में आ गईं। यकीनन सुपर मास्टर मेरे बच्चों को मारना नहीं चाहेगा, उन्हें जिंदा रखकर मुझे ब्लैकमेल करेगा। ओह, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन बच्चों के पैदा होने से पहले उन्हें मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला बना दिया जाएगा। डॉक्टर फीनी सोफे पर बैठा सर झुकाए सोच में गुम था। वो खुद नहीं चाहता था कि 2 बदन से होने वाले बच्चे किसी दूसरे की तहवील में जाएं, मगर वो मजबूर था। उसकी रिहाइशगाह के चारों तरफ CIA वालों का सख्त पहरा लगा था। अफसरान उससे और 2 बदन से पूछते रहते कि फरहाद उससे दिमागी राब्ता कायम करता है या नहीं। जवाब में नहीं सुनकर उन्हें शुबा होता कि फरहाद से खुफिया राब्ता कायम है और उनसे छुपाया जा रहा है। डॉक्टर फीनी अपनी हुकूमत का वफादार था। अफसरान की नज़रों में 2 बदन मशकूक थीं। उनके बारे में ख्याल था कि वो अपने आशिक से सोच के जरिए गुफ्तगू करती हैं और वहाँ से फरार होने का मंसूबा बना रही हैं। इसलिए 2 बदन की कड़ी निगरानी हो रही थी। मैं समझता हूँ शेरनी जो दूसरों को खा जाती है वो अपने बच्चों को नहीं खाती। माँ 1000 जिद्दी और गुस्सावर होने के बावजूद अपने बच्चों के लिए मोम की तरह पिघलती है, उन्हें कभी ज़ाया नहीं कर सकती। सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे लिए थी। मेरा लहू छलकर इस धरती पर आने वाला था और दुश्मन उसे बोतल में एक जिन की तरह बंद करने वाले थे। अब मेरे सामने यही रास्ता रह गया था कि मैं 2 बदन से बराह रास्त राब्ता करूं और सुपर मास्टर के हिसार से उसे निकालने की कोशिश करूं। ऐसे भी मेरा नुकसान था। राब्ता कायम होते ही 2 बदन मेरे पीछे पड़ जाती, मेरे साथ रहने की जिद शुरू कर देती। शायद उन्हें अखबारात की खबरें सुनाई नहीं जाती थीं, वरना वो मेरी तलाश में दोबारा मलाए जाने के लिए हंगामे शुरू कर देती। अभी मेरे लिए सोचने समझने का मौका था। मैंने सोचा कि जब डॉक्टर फिनी वहाँ नहीं रहेगा तो मैं किसी वक्त तन्हाई में 2 बदन से राब्ता कायम करूंगा। मैं वहाँ से वापस आ गया। अब मैं शर्लॉक के एक प्राइवेट बंगले के एक कमरे में खिड़की के पास बैठा हुआ था। खिड़की के बाहर बंगले के बागीचे में वही 2 औरतें बैठी हुई थीं, जिनकी गोद में 2 बच्चे देखकर मुझे 2 बदन याद आ गई थी। मैंने खिड़की से पलटकर एक सिगरेट सुलगाया, फिर उसके कश लगाता हुए एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। मेरे दिमाग की स्क्रीन पर रोमाना नजर आ रही थी। एक वैगन कार में चंद हिप्पी उसके हमसफर थे और वो उनके साथ दहली जा रही थी। मुझे रोमाना के सिलसिले में कई बार प्लानिंग को बदलना पड़ा। पहली प्लानिंग के मुताबिक वो हिप्पी लड़की के रूप में दहली जा रही थी। फिर पता चला कि इस शहर में हमारे लिए ज़बरदस्त नाकाबंदी की जा रही है। बाहर से आने वाले अजनबी लोगों को, खसूसन गैर मुल्कियों को सख्ती से चेक किया जा रहा है। इन हालात में मैंने रोमाना से कहा था कि वो दहली पहुंचने से पहले ही अपना सफ़र मुलतवी कर दे। मैं उसे बताऊंगा कि वो किस शहर में क्याम करेगी। मगर अब ये इरादा भी बदल गया, क्योंकि रोमाना सुपर मास्टर के आदमियों की कड़ी निगरानी में थी। मैंने उसे मुखातिब किया, वो मुस्कुराने लगी। हेलो फरहाद, कौन कौन से नगर की सैर करके आ रही हो? मैंने कहा तुम भूल गई, हमें जापानी जुबान में बातें करनी चाहिए। सॉरी, अब नहीं बोलूंगी। सोनिया और रसवंती का हाल सुनाओ। रसवंती की माँ इस जहाने फानी से कूच कर गई है। उसका बाप और बहन फौजी छावनी के एक बंगले में नजरबंद हैं। वहाँ इतना सख्त पहरा है कि फौजी अफसरान भी खसूसी इजाज़त हासिल किए बगैर छावनी के उस हिस्से में कदम नहीं रख सकते। वो बाप बेटी के सामने जाने वाले फौजी नकाब पोश गूंगे होती हैं, ताकि मैं और रसवंती उनके दिमागों तक ना पहुंच सकें। रोमाना बोली, ये तो मैं समझती थी कि ऐसे ही सख्त इकदामात किए जाएंगे। क्या रसवंती हिंदुस्तान पहुंच गई है? नहीं, मैंने उसे हिंदुस्तान जाने से मना किया है। मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम और सोनिया वहां हंगामे करोगी। दुश्मनों को यही समझना चाहिए कि मैं और रसवंती तुम दोनों के पीछे हैं और दहली में ही कहीं छुपे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं दहली जाऊंगी। हाँ, अपना मेकअप उतार दो। तुम्हारे आसपास सुपर मास्टर के आदमी हैं, छुपना बेकार है। यूं भी दहली शहर की चौकियों में चेकिंग के दौरान तुम्हारा मेकअप जाहिर हो जाएगा। ठीक है, मेकअप खत्म कर दूंगी। सोनिया के मुतालिक बताओ। वो जिमी के साथ कराची में है। फिर एक बार जिमी और आका सुबहानी का ज़बरदस्त टकराव होने वाला है। थोड़ी देर बाद मैं वहां पहुंचूंगा। देखो रोमाना, तुम जानती हो कि सोनिया तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती। मैं झूठ सच बोलकर उसे मोम कर रहा हूँ। वो झूठ सच क्या है? भला सच क्या हो सकता है? सब झूठ ही झूठ है। मैंने उससे कहा कि अब तक मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई है और ये कि तुम मुझसे मायूस होकर किसी हिंदुस्तानी नौजवान से इश्क करने लगी हो। वह मुस्कुराने लगी। आगे बोलो। और उसे क्या समझाया है? यही कि तुम उस हिंदुस्तानी नौजवान के साथ हिंदुस्तान में हो। इतने सारे झूठ बोलकर मैंने सोनिया को राजी कर लिया कि वो दिल्ली पहुंचकर तुमसे दोस्ती करे और वहां की मुहिम सर करने के लिए तुम्हारा ताउन हासिल करे। अच्छा, तो तुम्हारे इस झूठ को निभाने के लिए मुझे किसी हिंदुस्तानी जवान से इश्क करना पड़ेगा। मजबूरी है, करना ही होगा। फरहाद, एक बात मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, तुम सोनिया से बहुत डरती हो। रिहर्सल कर रहा हूँ। अगर एक शौहर होता तो सोनिया जैसी बीवी को समझा मना कर रखने के लिए कैसे कैसे पापड़ बेलता। बातें ना बनाओ, सच बताओ, डरते हो ना? मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा। मर्द फिर मर्द होता है, उसे औरत नहीं डराती, औरत की मोहब्बत डराती है। पत्थर के हिलाने वाले मर्द सिर्फ मोहब्बत से मरते हैं। रोमाना अपने बैग से एक आईना और एक वैनिशिंग क्रीम निकालने लगी। अब वो अपना मेकअप उतार रही थी। उसके आसपास बैठी हुई लड़कियां उसे हैरानी से देख रही थीं। एक लड़की तारीफी अंदाज में बोली, कमाल है, तुम तो चेहरे बदल लेती हो।
हाँ, खटमंडू में मुझे दुश्मनों से खतरा था, इसलिए मैंने खुद को छुपाया था। उसकी बात सुनकर अगली सीट पर बैठने वाले जवानों ने गाड़ी रोक दी। पीछे घूमकर रोमाना को देखने लगे। एक ने कहा, तुम फ्रॉड हो, तुम हमारे साथ किसी मार्था नामी लड़की के मेकअप और पासपोर्ट में आई हो। आई थी, अब मैं मार्था नहीं रोमाना हूँ, मेरे पास अपना पासपोर्ट है। उस नौजवान ने पूछा, तुम कौन हो? अपनी असलियत बताओ वरना हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। मैंने रोमाना से कहा, ये सब अनजान बन रहे हैं, खुद को सुपर मास्टर के आलाकार जाहिर नहीं करना चाहते, महज बातें बना रही हैं ताकि मेरा तुम्हारा राब्ता जाहिर होता रहे। रोमाना ने उन्हें जवाब दिया, ठीक है, अपने साथ ना ले जाओ, मैं आगे किसी शहर में साथ छोड़ दूंगी। एक नौजवान ने दूसरे से कहा, जानी, रोमाना अच्छी लड़की है, इसे हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कम ऑन, गाड़ी आगे बढ़ाओ। गाड़ी आगे बढ़ गई। रोमाना मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम बड़े आराम से सफ़र करोगी, मुझे इत्मीनान है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। उससे 2-4 बातें करने के बाद मैंने रसवंती के बाप तन सिंह के दिमाग में झांकना चाहा। योगा के उस्ताद ने अपनी सांस रोक ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए पूछा, बेटी ये तुम हो? नहीं, आपका बेटा हूँ फरहाद। क्या माता जी का क्रियाक्रम हो चुका है? उसने जवाब दिया, हो रहा है बेटे, मगर मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं अपनी बीवी की चिता तक जा सकूं। कभी सोचा भी ना था कि मरने वाली को आखिरी बार भी ना देख सकूंगा। मैंने कहा, धीरज रखें, भागों का लिखा पूरा होता है। इंशाल्लाह हम जल्द ही आपको रसवंती को वहां से निकाल लाएंगे। बहुत मुश्किल है, यहाँ ऐसी शक्तियाँ कि तुम दोनों की टेलीपैथी काम ना आ सकेगी। बेशक वो लोग मजबूत बंद बांध रहे हैं, मगर हम 2 सैलाबी दरिया रास्ता काट कर रास्ता बदल कर आएंगे, आप इत्मीनान रखें। बूढ़ा तन सिंह वसंती के साथ पूजा के लिए दूसरे कमरे में जा रहा था। मैं उसके दिमाग से निकल आया। इतने में रसवंती की सोच ने मुझे मुखातिब किया, शुक्रिया फरहाद, तुम मेरे पिताजी को तसल्लियां दे रहे हो, मगर मैं अब सब्र नहीं कर सकती, जो करना है फौरन ही कर गुजरो। रसवंती, जब बहुत ज़्यादा जहनी परेशानियां हो तो आदमी बेचैनी और बेसब्री से गलत कदम उठा लेता है। तुम्हें इतनी जहनी परेशानी नहीं है, तुम्हारा उठाया हुआ कदम गलत नहीं होगा। अगर तुम मुझे अपना समझती तो तुम्हारा दिल गवाही देता कि तुम्हारी परेशानियां मेरी परेशानियां हैं। मैं अपने पिताजी और अपनी बहन को वहां से निकालना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसमें नाकाम नहीं होना चाहता। वह ठंडी सांस लेकर बोली, तुम्हारी बातें दिल जीत लेती हैं। मैं सोच कर आई थी कि तुम्हें फौरन ही कोई कदम उठाने पर मजबूर करूंगी, मगर तुम्हारे दलाइल ने मुझे मजबूर कर दिया। दरअसल मैं सोनिया का इंतजार कर रहा हूँ, वो कराची में है, कल तक उसे दिल्ली पहुंचा दूंगा। अभी मेरे मंसूबे का हल्का सा खाका यह है कि सोनिया और रोमाना दुश्मनों को वहां उलझाएंगी और मैं चुपचाप अपने तौर पर कुछ करता रहूंगा। वो कैसे उलझाएंगे और मैं क्या करता रहूंगा, ये बातें अभी मेरे जहन में वाजे नहीं हैं। वो चुप रही, शायद कुछ सोच रही थी। मैंने पूछा, क्या चली गई? नहीं, सोच रही हूँ कि तुम हमेशा आड़े वक्त पर मेरे काम आते हो। जहाँ टेलीपैथी बेबस होती है वहां से तुम्हारा सहारा शुरू होता है। उसे छेड़ने का यह अच्छा मौका था, मगर मैंने जब्त से काम लिया क्योंकि वो अपनी माँ का सोग मना रही थी। मैंने कहा, रसवंती, तुम तमाम दुश्मनों से छुपने में कामयाब रही हो, आज रात मैं भी दुश्मनों की नज़रों से ओझल होने की कोशिश करूंगा। उसने पूछा, वो कुलालमपुर का अजनबी मेज़बान कहाँ है? वो पिछली रात से खामोश है। मुझे मलाया कि सरहद पार कराने वाला मुझसे गाफिल नहीं होगा। वो मुझे शर्लक के मेहमान की हैसियत से देख रहा होगा। वो कमबख्त खुद को मेरे लिए मुअम्मा बना रहा है। मैं समझ गया हूं कि वो मास्क मैन का आदमी है। उसका तरीक़ेकार ऐसा है कि मुझे उसकी खोपड़ी तक पहुंचने में नाकामी हो रही है। तुम्हें रूपोश होने के लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि तुम दोनों तंजीमों से छुप कर मुतमईन हो जाओ और वह रूपोश रहने वाला तुम्हें चुपचाप देखता ही रहे। मैं मोहतात रहूंगा। तुम मेरा एक काम करो, थोड़ी थोड़ी देर में सोनिया से राब्ता कायम करती रहो। वहाँ जिम्मी और आका सुबहानी फिर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। बस ये ख्याल रहे कि आका सुबहानी तैश में आकर सोनिया को नुकसान ना पहुंचाए। बाकी दोनों पागल हाथियों को लड़ने दो। इस तरह 2 तंजीमें टकराती रहेंगी तो हमें फ़ायदा पहुंचता रहेगा। ठीक है, मैं सोनिया का ख्याल रखूंगी। मैंने सोचा वो सोनिया से बातें करेगी तो सोनिया रोमाना के सिलसिले में ज़रूर कुछ बोलेगी। ये सोचकर मैंने रसवंती को बताया कि मैंने सोनिया को समझाने मनाने के लिए कैसे कैसे झूठ बोली हैं। मेरी तमाम बातें सुनने के बाद रसवंती ने कहा, तुम हर तरह से काबिल परस्तीश हो, मगर तुम्हारी ये बदमाशियाँ तुम्हारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती हैं। सोनिया तुम्हें दीवानगी की हद से गुजर कर चाहती है और तुम उसे फ़रेब देते रहते हो। मैंने उसे नुकसान पहुंचाने वाला फ़रेब नहीं दिया। औरत को सिर्फ एक ही सूरत से नुकसान पहुंचता है, वो ये कि उसका मर्द उससे दूर रहे। तुम्हारी ज़ात से सबसे ज़्यादा नुकसान सोनिया को पहुंच रहा है। मैं सोनिया से दूर नहीं था, हम हमेशा साथ रहे, मगर दुश्मन हालात बार बार हमें जुदा करते रहे। मौजूदा जुदाई तवील हो गई है। हम जल्दी फिर मिलेंगे और फिर बिछड़ जाएंगे। तुम जानबूझकर बिछड़ जाओगे। हाँ, मजबूरी है। सोनिया मुझे आज़ाद नहीं रहने देती। वो आज़ादी नहीं देती या अय्याशी की इजाज़त नहीं देती। ये अय्याशी एक ही सूरत से ख़त्म हो सकती है। कैसे? रसवंती ने कहा, ऐसे कि तुम मेरी बन जाओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे बाद कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। उधर चुप लग गई। मैंने कहा, तुम्हारी माताजी का देहांत हो गया है, ऐसे वक्त मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे एक बार आजमा लो। जवाब में खामोशी रही। मैंने आवाज़ दी, चुप क्यों हो? मैं संभलना चाहता हूँ, तुम संभालना नहीं चाहती, यही बात है ना? बदस्तूर खामोशी रही। मैंने कहा, पता नहीं,
तुम शर्मा रही हो या इस मौजू से कतरा रही हो? चलो मौजू बदल कर बात करेंगे। तुम सोनिया के पास जा रही हो ना? कोई जवाब नहीं मिला। मैंने 2-4 बार आवाज़ें दी, पता चला कि वो भाग गई है। मैं एक सर्द आह भरने के अलावा और क्या कर सकता था? मेरे हाथ में सिगरेट बुझ गया था। उसे एशट्रे में डालकर मैंने दूसरा सिगरेट सुलगाया। शर्लक की वो कोठी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं जिस ख्वाबगाह में बैठा हुआ था वो बड़ी खूबसूरती से सजाई गई थी। दूसरे किसी कमरे में बेनी बूढ़ी खातून के साथ बैठी बातें कर रही थी। तानिया किचन में रात का खाना तैयार कर रही थी और मास्टर रूमी ड्राइंग रूम में खेल रहा था। वो माहौल बड़ा ही पुरसुकून था। अभी कोई दुश्मन वहां नहीं पहुंच रहा था, या फिर वो अभी मुझे छेड़ना नहीं चाहते थे। मैं शर्लक के पास पहुंच गया। वो खाने की मेज पर जूलिया के साथ बैठा हुआ था। जूलिया के माँ बाप, उसका मामू और 2 बच्चे भी वहां खाने में मसरूफ थे। मैं शर्लक के दिमाग से जूलिया की बातें सुनने लगा, उसकी आवाज़ और लहजे को अपनी याददाश्त में महफूज करने लगा। शर्लक ने खाने के दौरान कहा, मुझे कोलालमपुर में खातून की फ़ोन कॉल मौसूल हुई थी। ये सुनकर जूलिया और उसके वालिदैन चौंक गए। शर्लक ने कहा, वो खातून कह रही थी कि वो मेरी सौतेली वालिदा हैं। मेरे डैडी ने आज से 17 बरस पहले उस खातून से शादी की थी। जूलिया की माँ ने कहा, वो बकवास करती है। जूलिया के डैडी एक बार पेरिस गए थे। वहाँ भी एक खातून दावा कर रही थी कि वह शर्लक सीनियर की बेवा है और उसके 2 बच्ची हैं। बेटे शर्लक, ये सब तुम्हारे डैडी की दौलत और जायदाद का लालच है। ये भी कोई बात है कि तुम्हारे डैडी के मरने के बाद उन्हें बदनाम किया जा रहा है कि उन्होंने खानदान से बाहर दूसरी शादी की थी। शर्लक ने कहा, मगर वो खातून दावा कर रही थी कि उनके पास निकाहनामा और दूसरे ऐसे दस्तावेजात मौजूद हैं जिनके जरिए वो मेरी डैडी की मनकूहा साबित हो जाती हैं और वो दोनों बच्चे डैडी की जायदाद में मेरे हिस्सेदार बन जाते हैं। मैं जूलिया के दिमाग में था। वो दिल ही दिल में मुस्कुराती हुई सोच रही थी, वो बुढ़िया यहाँ पहुंच ही नहीं सकेगी। मामू के आदमी ने उसे और उसके बच्चों को ट्रेन में ही हलाक कर दिया होगा। उसकी सोच से मालूम हो गया कि ट्रेन में तानिया और उसकी माँ पर हमला करने वाला वो कातिल जूलिया के मामू का आदमी था और उसे मैंने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उन्हें खुशफहमी थी कि वो खातून अपने हकूक का मुतालबा करने अब नहीं आएगी। जूलिया के मामू ने कहा, बेटा वो निकाहनामा और दस्तावेजात जाली होंगी, देख लेना वो औरत अपने बच्चों के साथ नहीं आएगी। शर्लक ने सर हिलाकर कहा, अच्छा है कि ना आए, और अगर आएगी और उसके पास दस्तावेजात दुरुस्त होंगी तो फिर यहाँ की सारी जायदाद में उन बच्चों को हिस्सा देना ही होगा। जूलिया नाराज़ी से बोली, शर्लक इतने इंसाफ पसंद ना बनो, मैं तो उन्हें धक्के देकर यहाँ से निकालूंगी। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो शादी से पहले अपने होने वाली सास पर जुबानी हमले कर रही हो। वो बोली, क्या तुम उसे मेरी सास और अपनी माँ तस्लीम कर रहे हो? उसका दावा दुरुस्त होगा तो तस्लीम कर लूंगा। जूलिया की माँ ने कहा, बेटी तुम ख्वामखा बहस कर रही हो, पहले उस औरत को बच्चों समेत यहाँ आने तो दो। जूलिया को गलती का एहसास हुआ कि जो औरत बच्चों समेत हलाक कर दी गई है वो अब नहीं आएगी, लिहाजा उसे शर्लक से बहस नहीं करना चाहिए। वो सब थोड़ी देर तक खामोशी से लुकमे चबाते रहे। फिर शर्लक ने कहा, पता नहीं ये माइक कहाँ मर गया है। मैंने उसे कहा था कि वो मेरी वापसी तक यहाँ से ना जाए। जूलिया के बाप ने कहा, दोपहर को माइक ने हमारे साथ खाना खाया था, उसके बाद बाहर चला गया। हम समझ रहे थे कि तुम्हारे इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट गया है। मैं जूलिया के चोर ख्यालात पढ़ रहा था। ख्यालात ये थे कि माइक को कत्ल कर दिया गया है। क्यों कत्ल कर दिया गया? मैं इस राज को आहिस्ता आहिस्ता कुरीदने लगा। किस्सा यूं था कि माइक किसी खानदान के एक नौजवान था। उसके माँ बाप मर चुके थे। वह शर्लक के कारोबार की देखभाल करता था। शर्लक का वफादार था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर जूलिया को पसंद करने लगा। जूलिया की सोच बता रही थी कि वो माइक के जज्बात से खेलती रही थी और उसे अपनी मोहब्बत का झूठा बहलावा देती रही थी, क्योंकि कारोबार माइक के हाथ में था। पिछली रात ऐसा हुआ कि जूलिया अपनी माँ बाप और मामू के साथ अपने बेडरूम में बैठी हुई थी। उनकी गुफ्तगू का मौजू शर्लक की सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन थे। मामू उन्हें यकीन दिला रहा था कि उन माँ बच्चों को ट्रेन में अब तक कत्ल कर दिया गया होगा। ये बातें माइक ने उस वक्त सुन ली जब वो जूलिया से मिलने उसके बेडरूम में दाखिल हो रहा था। मामू की नज़रों में ये बात उसके मंसूबे के खिलाफ थी। माइक वफादार था, इस बात को शर्लक के कानों तक पहुंचा सकता था। जूलिया ने तन्हाई में माइक को प्यारो मोहब्बत से समझाया। माइक ने कहा, गर्चे मैं शर्लक से कोई बात नहीं छुपाता, ताहम सौतेले रिश्तेदारों के मर जाने से शर्लक को ही फायदा पहुंचेगा। सारी जायदाद शर्लक को ही मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हारे राज को राजी रखूंगा। आज सुबह मामू ने जूलिया से कहा, बेशक तुम माइक को बेवकूफ़ बना रही हो, लेकिन जिस दिन उसे मालूम होगा कि तुम मोहब्बत के झूठे दावे करके उसे बहला रही हो, उसी दिन यह शर्लक के सामने हमारी साजिशों को बेनकाब कर देगा। अपने राज में इस अहमक को शरीक नहीं करना चाहिए। किस्सा मुख्तसर, माइक दोपहर के खाने के बाद बाहर गया तो मामू साहब भी पीछे गए। शाम को वापस आकर बताया कि किराए के एक कातिल ने माइक को ठिकाने लगा दिया है। उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। जूलिया के ये ख्यालात पढ़कर मैं मामू के दिमाग में पहुंचा। वो खाना खत्म करने के बाद एक प्याली में अपने लिए कॉफ़ी उंडेल रहा था। उसके मिजाज में सख्ती थी। वह ज़बरदस्त कुव्वत इरादी का मालिक था। जो मंसूबे दिमाग में आते थे उन्हें फौलादी इरादों से पाए तकमील तक पहुंचा देता था। वैसे दिमाग कितना ही मुस्तहकम हो, अगर उसमें सोच की लहर ज़रा भी इधर उधर हो जाए तो सारा इस्तेकाम धरे का धरा रह जाता है। मामू के साथ भी यही हुआ। मैंने सोच की एक हल्की सी फूंक मारी तो केतली से उंडेली जाने वाली कॉफ़ी उसके लिबास पर गिर पड़ी।
वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। सभी चौंक कर उसे देखने लगे। वो अपना सर सहलाते हुए सोच रहा था कि अचानक उसे क्या हो गया था। उसका दिमाग कभी बेकाबू नहीं होता था। फिर उसका हाथ कैसे बहक गया। उसने माजरत चाही, फिर लिबास बदलने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। मैंने उसकी सोच में कहा, शायद मैं लाशऊरी तौर पर परेशान हूं कि माइक के कत्ल का भेद ना खुल जाए। उसकी सोच ने कहा, नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं। मैंने खुद अपने हाथों से माइक को हला किया है। मैंने पीछे से उसके सर पर जरब लगाई। मेरी उंगलियों में फौलादी निकल चढ़ा हुआ है। एक ही फौलादी जरब काफ़ी होती है। मगर वो जवान ज़रा जीदार था। वो लड़खड़ाकर गिरा मगर उठने लगा। मैंने उसके चेहरे पर दूसरी जरब लगाई। वो गिरा तो फिर ना उठ सका। उसे टटोलकर देखने पर इत्मीनान हो गया कि वो मर चुका है। मैंने उसे घसीटकर गटर में फेंक दिया। फिर उसके आहनी ढक्कन को ऊपर से लगा दिया। वहाँ कचरा गली में कोई हमें देखने वाला ना था। फिर परेशान होने वाली क्या बात है। वो सोचते सोचते कमरे में आया। मैंने उसकी सोच में कहा, जूलिया और उसकी मम्मी डैडी समझ रही हैं कि माइक को किराए के कातिल ने ठिकाने लगाया है। हाँ, उसकी सोच ने कहा। उनसे ये झूठ कहकर मैंने किराए के कातिल का मुआवजा $10,000 वसूल किए हैं। शर्लक की वो सौतेली माँ जो अपने बच्चों के साथ यहाँ आना चाहती थी, उनके कत्ल का मुआवजा $25,000 वसूल कर चुका हूँ। किराए के कातिल को सिर्फ 2,000 एडवांस दिए थे, बाकी 3,000 और दूंगा। मगर वो कमबख्त अभी तक रकम लेने नहीं आया। मामू लिबास तब्दील करने लगा। उसकी सोच से पता चला कि वो बहुत मक्कार और लालची है। जूलिया के मुफाद के लिए काम करता है और उसके माँ बाप से भी झूठ बोल बोल कर बड़ी बड़ी रकमें हासिल करता है। अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाया। उसी कोठी के दूसरे फ़ोन का रिसीवर भी एक मुलाजिम उठाकर किसी से पूछ रहा था, आप किससे बातें करना चाहती हैं? दूसरी तरफ से किसी ने कहा, मिस्टर डेविड को बुलाओ। मामू का नाम डेविड था। उसने मुलाजिम से रिसीवर रखने के लिए कहा। फिर दूसरी तरफ से फ़ोन करने वाले से बोला, मैं डेविड बोल रहा हूँ, आप कौन हैं? मैं एक सरहदी शहर का डॉक्टर हूँ। मेरे अस्पताल में एक ज़ख्मी शख्स आपसे बातें करना चाहता है, होल्ड ऑन करें। वह इंतज़ार करने लगा। चंद लम्हों के बाद उस सरमुंडे कातिल की आवाज़ सुनाई दी, जो ट्रेन में तानिया, उसकी माँ और भाई को कत्ल करना चाहता था। डेविड, मामू ने हैरानी से पूछा, तुम अस्पताल में ज़ख्मी हो? वो बोला, हाँ, शुक्र है कि सिर्फ ज़ख्मी हूँ, मरते मरते बच गया। मैं भागती हुई ट्रेन से गिर पड़ा था। डेविड ने गुस्से से कहा, ओ यू नॉनसेंस, कैसे गिर पड़े थे? मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता। चलने फिरने के काबिल होकर अस्पताल से आकर सारी बातें बताऊंगा। मैं एक तवील बेहोशी के बाद होश में आया हूँ और इतला दे रहा हूँ कि वो औरत और बच्चे बैंकॉक पहुँच रही हैं। डेविड ने झुंझलाकर रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गई। कामयाबी से बनाया हुआ मंसूबा दरहम बरहम हो गया। उसने मुलाजिम को बुलाकर कहा कि वो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन को फौरन बुला कर लाए। जूलिया के माँ बाप मिस्टर और मिसेस जॉन कहलाते थे। डेविड उन्हें अपने कमरे में बुलाकर वो मनहूस खबर सुनाना चाहता था कि शर्लक सीनियर की जायदाद में हिस्सा लेने वाली वो खातून अपने बच्चों के साथ बैंकॉक पहुंच गई है। मैंने डेविड को छोड़कर शर्लक से राब्ता कायम किया। वो खाने की मेज से उठकर अपनी ख्वाबगाह में आ गया था। मैंने उसे मुखातिब किया। वो चौंक कर बोला, फरहाद, ये तुम हो? हाँ, बहुत देर से तुम्हारे रिश्तेदारों की खोपड़ियों में घूम रहा था। जो मालूमात हासिल हुई हैं वो ये हैं कि जूलिया के मामू डेविड ने तानिया वगैरह को ट्रेन में कत्ल करने के लिए उस किराए के कातिल को भेजा, जिसे मैंने ट्रेन से बाहर फेंक दिया। शर्लक ने कहा, यह तो बड़ी कमीनगी है। ये लोग दौलत और जायदाद के लालच में खून खराबे पर उतर आए हैं। मैंने कहा, आगे तो सुनो। माइक को उनकी साजिश का इल्म हो गया था। डेविड ने उसे भी कत्ल कर दिया है। शर्लक को सदमा पहुंचा। वो एकदम से सोफा पर बैठ गया। उसके तस्वुर में माइक नजर आ रहा था। वो माइक को बहुत पसंद करता था क्योंकि वो बड़ी ईमानदारी से उसका कारोबार संभाल रहा था। उसने मुठ्ठियां भींच कर कहा, मैं डेविड अंकल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, गुस्सा थूक दो, मरने वाला वापस नहीं आएगा। मगर हाँ, अब मैं माइक बनकर आऊंगा। वो चौंक कर बोला, तुम? हाँ, तुम माइक का रोल अदा कर सकते हो। मैं अभी मेकअप के सामान के साथ माइक की तस्वीर लेकर आऊंगा। मैंने कहा, काश मैं उसकी आवाज़ और लहजे से भी वाकिफ होता। बहरहाल अंकल डेविड ने माइक के चेहरे पर फौलादी निकल से हमला किया था। मैं जख्मी हालत में वहां आऊंगा। मौत के मुंह से निकल आने वाले की आवाज़ बदली हुई हो सकती है। फरहाद, आवाज़ और लहजे की परवाह ना करो। मेरे यहाँ कैसेट लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में मेरे ख़ानदान के हर फर्द की बातें रिकॉर्ड हैं। मेरी मम्मी और डैडी अब इस दुनिया में नहीं हैं, मगर मैं उनके कैसेट के ज़रिए उनकी आवाज़ें सुनता हूँ। माइक का भी एक कैसेट मौजूद है। बस ठीक है, तुम मेरी ज़रूरत का तमाम सामान लेकर फ़ौरन पहुँचो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, बाय। मैं अपनी जगह वापस आ गया। अब इरादा था कि ज़रा आराम करूँ। रोमाना की तरफ से इत्मीनान था। सोनिया की निगरानी रसवंती कर रही थी। दो बदन से मैं उस वक्त राब्ता कायम करता जब वो अपने कमरे में बिल्कुल तन्हा होती। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। उस कमरे का दरवाज़ा ड्राइंग रूम में खुलता था। वहाँ मास्टर रूमी टेलीफोन का रिसीवर उठाए किसी से बातें कर रहा था। मुझे देखकर उसने मुंह पर उंगली रखते हुए खामोश रहने का इशारा किया। फिर दोबारा हाथ के इशारे से मुझे करीब आने के लिए कहा। उसकी सोच बता रही थी कि वो यूं ही अंदाजे से किसी के नंबर डायल करने के बाद शरारतन किसी से बातें कर रहा है। मैं सोफे पर उसके करीब बैठकर उसके कान के पास झुक गया, जैसे रिसीवर से दूसरी तरफ की बातें सुन रहा हूँ। हालांकि मास्टर रूमी की सोच के जरिए मुझे सब कुछ मालूम हो रहा था।
फोन पर कोई औरत पूछ रही थी, बेटे आखिर तुम चाहते क्या हो? कभी एनी को पूछ रहे हो, कभी वैनी की बात कर रहे हो। इस नाम की लड़कियां हमारे पास नहीं हैं। फिर ये कि हमारे मसाज एंड बात के दफ्तर में नंबरों के जरिए लड़कियां तलब की जाती हैं, मगर तुम्हारी आवाज़ से पता चलता है कि तुम कम सिन हो। क्या अपने बाप के लिए कोई छोकरी मांग रहे हो? बैंकॉक में मसाज एंड बात का एक बहुत बड़ा शोरूम है, इतना बड़ा कि वहाँ तकरीबन 200 लड़कियां सज धज के साथ शोकेस में बिठाई जाती हैं। 1 से लेकर 200 तक हर शोकेस का नंबर है। जो लोग हमाम में नहाने जाती हैं वो पहले घूम फिर कर उनमें से कोई लड़की पसंद कर लेती हैं, फिर काउंटर पर उस शोकेस का नंबर बता देती हैं, वही लड़की फौरन हाजिर कर दी जाती है। बैंकॉक ज़बरदस्त अय्याशी का अड्डा है। वहाँ हर मुल्क और हर कौम की लड़कियां किसी भी वक्त दस्तयाब हो सकती हैं। मास्टर रूमी ने उस औरत को जवाब दिया, मेरा बाप मर चुका है, आप मुझसे बात करें। मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। क्या आपके यहाँ जो लड़कियां वो मेरी बहन बन सकती हैं? वो औरत गड़बड़ा गई। उसकी ज़िंदगी में पहली बार एक 12 बरस का लड़का गाहक बनकर फ़ोन कर रहा था। वो उन्हें बहन बनाना चाहता था। इस मासूम गाहक के सामने वो बूढ़ी गुनाहगार औरत पहली बार अपने अमाल से कांप गई। उसने फौरन ही रिसीवर रख दिया। फ़ोन का सिलसिला ख़त्म हो गया। मास्टर रूमी ने रिसीवर रखते हुए कहा, क्या मुसीबत है? दुनिया में इतनी औरतें हैं मगर कोई अच्छी सी बहन नहीं। मैंने कहा, आदमी अगर बहनों के रिश्ते कायम करना चाहे तो ये दुनिया तुम्हारी तरह मासूम हो जाएगी। ये बात अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अभी तुम्हारी उम्र बहनें तलाश करने की है। वैसे तानिया इतनी अच्छी खूबसूरत बहन है, क्या उससे झगड़ा हो गया है? वो खुद ही झगड़ा करती है। फिर ये कि एक दिन उसकी शादी होगी, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। हाँ ये तो है, बहनें शादी के बाद अपना अलग घर बना लेती हैं। वो सोफा पर से उठकर बोला, इसीलिए तानिया पर गुस्सा आता है। वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, शादी कर लेगी। क्या मैं बाहर से किसी बहन को दुल्हन बनाकर नहीं ला सकता? मैं उसकी मासूमियत पर जोर जोर से हंसने लगा। मेरी हंसी की आवाज़ सुनकर बेनी, तानिया और उसकी वालदा ड्राइंग रूम में चली आईं। मैंने मास्टर रूमी की बातें उन्हें बताईं तो वो भी हंसने लगीं। तानिया ने ऐलान किया, डाइनिंग टेबल पर खाना तैयार है। रूमी के सिवा सबको खाने की दावत दी जाती है। बेनी ने रूमी को बाजू में लेकर कहा, तानिया फिर झगड़े की बात कर रही है। रूमी, आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे दुल्हन बनाया है। इस रिश्ते से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ ये ठीक है। सबने तायीद करते हुए तालियां बजाईं। फिर खाने के मेज के अतराफ आकर बैठ गए। बेनी मेरे पास आकर बैठना चाहती थी, मगर उससे पहले तानिया मेरे साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। इस लड़की का दिल चाहता था कि मुझे बार बार देखे, मेरे करीब रहे और मेरे साथ बातें करती रहे। उसकी इन ख्वाहिशात में मासूमियत थी। अभी वो अपने लाशऊर को टटोलना नहीं जानती थी कि वैसा क्यों चाहती है। मैं दिमाग की चोर किताब को पढ़ता हूँ, मगर मैं पहले ही फैसला कर चुका था कि तानिया से दूर रहूंगा। मेरी बहन बेनी शर्लक की बीवी थी, इसलिए मैं शर्लक की बहन से दिलचस्पी लेकर अपने लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहता था। इस सिलसिले में मुझ में एक बुराई है और एक अच्छाई है। बुराई ये कि हुस्न शबाब पर मरता हूँ। अच्छाई ये कि दीवानगी से तौबा कर लूँ तो मोना जैसी क़यामत खेज शबाब वाली हसीना भी मेरे कदम डगमगा नहीं सकती। बेचारी मोना कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी, मैं उसकी खैरियत नहीं मालूम करना चाहता था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मुझ पर ही मर मिटने की राह पर चल रही थी। मेरी बात सुनने वाले शिकायतन कहते हैं कि मैं खुद को गुलफाम बनाकर पेश करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जितनी हसीन लड़कियां आती हैं, मैं उन पर आशिक हुए बगैर नहीं रहता। भाइयों ज़रा गौर करो, गुलफाम मैंने ही, मेरी सलाहियतें हैं। लड़कियां मुझ पर नहीं, मेरी ख्याल ख्वानी पर मरती हैं। जब लड़कियां ऑटोग्राफ बॉक्स लेकर क्रिकेट के खिलाड़ियों के पीछे भागती हैं, कोई फिल्मी अदाकारा किसी खिलाड़ी को मैदान से भगाकर अपने साथ लंदन ले जाती है, तो आप अंदाज़ा करें कि मुझे कितनी लड़कियां भगाकर ले जाने के लिए तैयार बैठी रही होंगी। मर्द अपनी सूरत से कभी खूबसूरत नहीं होता, वो अपने काम से और बुलंदी पर जाते हुए नाम से पूजा जाता है। जब तक मेरी ख्याल ख्वानी की शोहरत है, उस वक्त तक इस चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश होती रहेगी। रह गई मेरी आशिक मिजाजी की बात, तो मैं हमेशा तस्लीम करता हूँ कि मैं ऐसा हूँ। हमारे यहाँ अपनी दास्तान हयात लिखने वाले शुरफा इखलाकी बातें लिखते हैं और अपनी गैर इखलाकी हरकतों पर पर्दा डाल देती हैं। मैं कलम पकड़कर ऐसा नहीं कर सकता। मैं जैसा हूँ वैसा ही खुद को पेश करूँगा। मेरी अब तक शाया होने वाली दास्तान गवाह है कि रोमांस के बावजूद मैं इखलाकी और समाजी शऊर को बेदार करने वाली बातें करता रहता हूँ। बहरहाल मोना की बात हो रही थी। वो अपने हुस्न शबाब को अपने शौहर की अमानत समझती थी और यह भी अच्छी तरह समझती थी कि मैं शौहर नहीं बन सकता। कोई दूसरा उसके मन में समाता ना था और मैं हर जाई उसके शबाब में समा सकता था, मन में नहीं था। इन हालात के पेश नज़र मैं उसकी खैरियत मालूम करता और उसे किसी मसला या खतरे से दो चार होते देखता तो उसकी मदद के लिए पहुंचना पड़ता। वो जो दूरी की आदी हो रही थी, उसे फिर कुर्बत का चस्का पड़ जाता। दुनिया में कितनी ही हसीन लड़कियां अपने मसाइल और नागहानी खतरात का सामना करती रहती हैं। मैं सबके लिए खुदाई फौजदार नहीं बन सकता। यही सोचकर मैंने मोना से राब्ता कायम नहीं किया। खाना खत्म होने के बाद कावे का दौर चल रहा था। उसी वक्त शर्लक एक सूटकेस के साथ वहां पहुंच गया। तानिया ने सूटकेस को देखकर पूछा, भाई मेरे लिए कुछ लाए हो? शर्लक ने करीब आकर तानिया के रुखसार पर बोसा लेते हुए कहा, मेरी बहन के लिए तो सारा बैंकॉक और सारा पेरिस है। कल तुम्हें और रूमी को अपने साथ ले जाकर इतनी शॉपिंग कराऊंगा कि थक जाओगी।
इस सूटकेस में एंथोनी का सामान है। तानिया, रूमी और वो खातून मुझे एंथनी के नाम से जानते थे। कावा पीने के बाद तानिया और रूमी अपनी ख्वाबगाह में चले गए। खातून हमारे साथ साथ दूसरे कमरे में आ गईं। वहाँ शर्लक ने अपनी मम्मी को अपने मौजूदा खानदानी हालात बताए। ये भी बताया कि अंकल डेविड ने उन्हें ट्रेन में कत्ल करने के लिए उस सरमुंडे कातिल को भेजा था और उसने माइक को भी कत्ल किया है। मम्मी ने परेशान होकर पूछा, बेटे मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ? अगर डेविड को हमारा पता चलेगा तो मेरे बच्चों को नहीं बेहतर है कि मैं बच्चों को लेकर पेरिस वापस चली जाऊँ। शर्लक ने उनके शाने पर हाथ रखकर तसल्ली दी, मम्मी मैं आपके साथ हूँ, बच्चों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बेटे तुम दिन रात निगरानी नहीं कर सकते, दुश्मनों की ढकी छुपी चालों को नहीं समझ सकते। शर्लक ने मुझे देखते हुए कहा, भाई तुम ही समझाओ कि तुम दुश्मनों की हर चाल को समझ लेते हो। मैंने सूटकेस से मेकअप उतारने का सामान निकालते हुए कहा, मम्मी आप वादा करें कि मेरा एक राज आपके सीने में महफूज रहेगा तो मैं आपको अपना एक राज बताऊंगा। मम्मी ने कहा, बेटा तुमने मुझ पर इतने एहसानात किए हैं कि तुम्हारा राज तो क्या, मैं तुम्हें अपने सीने में छुपा कर रख सकती हूँ। मुझे यकीन है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तानिया और रूमी बच्चे हैं, उन्हें मेरा राज मालूम होगा तो वो नादानी में किसी के सामने उगल देंगे। मैं अपने बच्चों से भी तुम्हें छुपाऊंगी, तो फिर मेरा असली चेहरा देखिए। ये कहकर मैं मेकअप उतारने लगा। वो सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, मम्मी क्या आपने अखबारात में फरहाद आजम के मुतल्लिक पढ़ा है? उन्होंने जवाब दिया, फरहाद को पढ़ने के लिए ही मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया है। हालांकि मुझे यकीन नहीं आता कि कोई ऐसा पुरस्कार आदमी होगा जो मुजरिम ना हो और मुजरिम की तरह रूपोश रहता हो। उसने तैयारे के सैकड़ों मुसाफिरों की जानें बचाईं और कोई मुसाफिर उनके असली रूप को ना जान सका। 2 दिन पहले अचानक ही अखबारात में उसकी तस्वीरें शाया हो गईं। ये इंकिशाफ किया गया कि इसी का नाम फरहाद अली तैमूर है और वो टेलीपैथी जानता है। भला ये भी कोई यकीन करने की बात है कि वो दूसरों की सोच पढ़ लेता है। बेनी और शर्लक मुस्कुराने लगे। शर्लक ने कहा, मम्मी अगर ये दुरुस्त हो कि वो सोच पढ़ लेता है तो आप और बच्चे उसकी पनाह में महफूज रह सकते हैं ना? मम्मी शर्लक और बेनी की तरफ रुख किए बातें कर रही थी। फरहाद और टेलीपैथी का मौजू उनके लिए ऐसा दिलचस्प था कि मेरी तरफ से उनकी तवज्जो हट गई। वो बोली, इंसान झूठी कहानियां पढ़कर भी ये सोचता है कि अलादीन का चिराग हमें मिल जाता तो हम जिनको बुलाकर अपनी हर ज़रूरत पूरी कर लेते। मेरा भी यही हाल है। अपने बच्चों की सलामती के लिए अक्सर सोचती हूँ कि मुझे भी टेलीपैथी आती या फरहाद कहीं मिल जाता तो अपने दुश्मनों पर गालिब आ जाती। बेनी ने फखरी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी मेरे भाई का नाम फरहाद है, यकीन ना हो तो उधर देख लें। बेनी उठकर मेरे पास आई और मेरे बाजू से लगकर बैठ गई। मेरा मेकअप उतर चुका था। मम्मी मुझे देखते ही हाँ कहती हुई सोफे की पुश्त से टिक गई। सोफे की पुश्त ना होती तो शायद वो गिर पड़ती। वो पलकें झपकाना भूल गई थी। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे ख्वाब में अलादीन का चिराग देख रही हूँ। बेनी ने कहा, मम्मी आप क्या देख रही हैं? आपकी दुआ कबूल हो गई। शर्लक ने कहा, अपने ख्वाहिश की थी, देख लीजिए फरहाद आपके पास आ गया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी सोच रही हैं कि उन्होंने अखबार में फरहाद की तस्वीर देखी थी। मैं बिल्कुल फरहाद लग रहा हूँ। अगर वही हूँ तो मैं मम्मी की सोच ज़रूर पढ़ रहा हूँगा। वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई। मैंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही कहा था जो वो सोच रही थी। वो तेज़ी से मेरे सामने आई, फिर कालीन पर घुटने टेक कर मेरी गोद में मुँह छुपा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फरहाद मेरे बेटे, मैं अपने बच्चों की सलामती के लिए अंदर ही अंदर मर रही हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम अंदर की बातें समझते हो। मेरे बेटे, मैं माँ हूँ, मेरे पाँव तले की जन्नत ले लो और मेरे बच्चों के मुहाफिज बन जाओ। वो फूट फूट कर रो रही थी। मैं जैसे एक बाप था, वो बूढ़ी खातून एक नन्ही सी बच्ची थी और मेरी गोद में अपना मुंह रगड़ रही थी। या मेरे अल्लाह, मेरे मालिक व मुख्तार, तो मुझे कैसी इज्जत व अजमत देता है। दुश्मन मुंह की खाते हैं और दोस्त दुआएं देते हैं। वो खातून मुझसे आंसू भरी इल्तिजाएं कर रही थी और मुझे दुआएं दे रही थी। मैं खामोशी से उनके सर पर हाथ फेर रहा था। ऐसे जज्बाती लम्हात में जुबान से कुछ नहीं बोला जाता, सिर्फ खामोशी का अंदाज और सर पर या पीठ पर हाथ फेरने वाली हरकतें यकीन दिला देती हैं कि हम आंसू पहुंचने वालों में से हैं। मैंने मम्मी की सोच में कहा, फरहाद का हाथ मेरे सर पर है, यकीनन ये मेरे बच्चों का सरपरस्त बनेगा। अब मुझे मुतमईन हो जाना चाहिए। उन्होंने सर उठाकर आंसू भरी आंखों से मुझे देखा। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर कहा, आपकी सोच दुरुस्त है, अब आपको मुतमईन हो जाना चाहिए। वो आंसू पहुंचती हुई बोली, ओ गॉड, तुम जरा सी सोच पढ़ लेते हो। मैंने उनके दोनों बाजुओं को थाम कर उठाया, उन्हें दूसरे सोफे तक ले गया, फिर उनकी पेशानी को चूमकर बोला, खुदा ने चाहा तो तानिया और रूमी पर जरा भी आंच नहीं आएगी। आप यहाँ इत्मीनान से बैठे और मेरे प्रोग्राम को तफसील से सुने। वो बैठ गई। मैंने बेनी के पास आकर बैठते हुए कहा, अभी मैं माइक का मेकअप करने वाला हूँ। वो लोग मुतमईन है कि वो कत्ल हो चुका है और उसकी लाश गटर में छुपा दी गई है। मैं कल सुबह तक माइक बनकर वहां पहुंच जाऊंगा। इतनी देर में पहली बार मम्मी के होंठों पर मुस्कुराहट आई। वो बोलनी, तुम्हें माइक के रूप में देखकर उनकी जान ही निकल जाएगी। सख्त जानों की जानें इतनी आसानी से नहीं निकलती। वैसे वो सब बुरी तरह बौखला जाएंगे। एक तो उन्हें यह इत्तला मिल गई है कि आप अपने बच्चों के साथ महफूज हैं, यानी कत्ल का एक मंसूबा नाकाम हुआ। दूसरे माइक को कत्ल करने के बाद भी वो कत्ल नाकाम साबित होगा। वो लोग बौखलाहट में वहां आइंदा हमारे खिलाफ जो कुछ करेंगे, इंशाल्लाह मैं उसे भी नाकाम बनाऊंगा। देखिएगा, वो थक हार कर घुटने टेक देंगे
और जूलिया शर्लक से शादी करने के ख्याल से बाज आ जाएगी। मम्मी मुझे कामयाबी की दुआएं देने लगीं। मैंने शर्लक से कहा कि वो मुझे माइक की आवाज़ सुना दे और बेनी ने कहा कि वो ड्राइंग रूम से टेलीफोन उठा कर ले आए। इस थोड़े से वक्फे में मैंने जूलिया की सोच पढ़ी। वो झुंझला रही थी, अपने डैडी से कह रही थी, डैडी हमने बड़ी हमाकत की, सिर्फ अंकल डेविड पर भरोसा करते रहे, ये भूल गए कि अंकल डेविड को इसमें नाकामी भी हो सकती है। उसके बाप ने कहा, हाँ, गलती के बाद ही गलती का एहसास होता है। मुझे चाहिए था कि मैं भी चुपके से एक किराए के कातिल को उस बुढ़िया के पीछे लगा देता। वो तो पता नहीं बैंकॉक पहुंचकर अपने बच्चों के साथ कहाँ क्या कर रही होगी। आजकल में ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेगी। जूलिया की माँ ने कहा, आप बैठे क्या सोच रही हैं? अपने आदमियों को यहाँ के हर छोटे बड़े होटल में दौड़ाएं, वो किसी होटल के सिवा कहाँ क्या कर सकती हैं। जूलिया का बाप जॉन उठकर टेलीफोन की तरफ गया। जूलिया सोच रही थी, ये शर्लक डिनर के बाद खिलाफे मामूल बाहर गया है। मालूम होता है बेनी बैंकॉक में है, उसी से मिलने गया होगा। कोई बात नहीं, अंकल डेविड उसके पीछे गए हैं। थोड़ी देर में शर्लक की मसरूफियात का पता चल जाएगा। जूलिया की सोच पड़ते ही खतरा महसूस हुआ कि डेविड कहीं शर्लक का पीछा करते हुए हमारे बंगले तक ना आ गया हो। मैंने फौरन ही उसके दिमाग में झांक कर देखा। वो एक बार में बैठा पी रहा था। उसकी सोच को खरीदने से मालूम हुआ कि वो एक कार में शर्लक का पीछा कर रहा था और शर्लक मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटरों में मेरी ज़रूरत का सामान खरीदता फिर रहा था। जब शर्लक इधर आने लगा तो डेविड भी पीछे आ रहा था। उसकी बदकिस्मती के शर्लक ने जैसे ही एक चौराहे को अबूर किया, सुरख सिग्नल रोशन हो गया। डेविड उसे 4 गाड़ियों के पीछे था। उसे ओवरटेक करके आगे बढ़ने और ट्रैफिक के असूलों के खिलाफ चौराहे को पार करने का मौका न मिला। नतीजा ये हुआ कि शर्लक उसकी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने शर्लक को ये बात बताई। वो बोला, मैं शुरू ही से समझता हूँ कि मेरे पीछे जासूस लगाए जाती हैं। मैं घर से निकलते वक्त मोहतात था। अंकल डेविड की कार भी पहचानता हूँ। ताज्जुब है कि मुझे इसका इल्म ना हो सका। मैंने कहा, हो सकता है डेविड ने कोई दूसरी कार इस्तेमाल की हो। बहरहाल आइंदा तुम इधर का रुख करोगे तो पहले मुझे इसका इल्म होना चाहिए। मैं मालूम करूंगा कि आइंदा भी किस तरह तुम्हारा ताकुब किया जाता है। शर्लक ने कैसेट रिकॉर्डर मेरी जानिब बढ़ाकर उसे ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद माइक की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, हेलो एवरीबॉडी। माइक आपसे मुखातिब है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया की हर चीज़ अपनी उम्र पूरी करके फना हो जाती है। इस दुनिया की सबसे अजीम मखलूक जिसे इंसान कहते हैं और जिसकी जहानत 4 तारों पर कुमंद फेंक रही है, जो मौत से पंजे लड़ाकर उसे शिकस्त देने की तदबीर में महव है, वो भी एक दिन मिट जाता है। मैं माइक की आवाज़ और लहजे को जहन नशीन कर रहा था। वो कह रहा था, हम इंसान फिर भी ये चाहते हैं कि हमारे बाद हमारी कुछ यादें इस दुनिया में रह जाएं। इसलिए वो अपनी तस्वीरों का एल्बम तैयार करता है, अपने नाम के स्कूल और शिफा खाने तामीर कराता है। अब हम साइंसी तरक्की के उस दौर में अपने बाद अपनी आवाज़ छोड़कर जाती हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं ना रहूँ तो मेरी आवाज़ रहे। कभी आप भूली बिसरी यादों को याद करना चाहें, कभी मेरी याद आए तो मेरी आवाज़ बताएगी कि माइक कौन था, क्योंकि आवाज़ और लहजा इंसान के मुख्तलिफ मिजाज की अक्कासी करती हैं। अगर आप गहरा मुतालिया करें तो लहजे का उतार चढ़ाव उस आदमी के मिजाज के उतार चढ़ाव की चुगली खाता हुआ मिलेगा और आवाज़ की हल्की सी लर्जिश उस आदमी के डगमगाते हुए ख्यालात की गवाही देगी। इंसान के अपने अंदर मालूमात की इतनी वसी कायनात है कि वो खुद को समझते समझते हज़ारों बरस गुजारता चला रहा है और अब तक इतनी सी बात नहीं समझ सका कि वो इस कदर मुहज़्ज़ब होने के बावजूद इखलाक और तहजीब से दूर क्यों है। हम शायद कभी ना समझ सकें, क्योंकि हमारी जहानत में समझने वाली सच्चाई नहीं है। माइक खूब बोलता था और बोलता जा रहा था। मैं उसकी तस्वीरें उठाकर देखने लगा। मेरी निगाहों के सामने वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आवाज़ मेरे कानों में उतर रही थी। फिर पलक झपकते ही उसके दिमाग तक पहुंच गया। ये क्या, मरने वाले का दिमाग तो मुर्दा हो जाता है और टेलीपैथी की लहरें मरने वाले की रूह तक कभी नहीं पहुंचती। जब मैं पहुंच गया तो इंकिशाफ हुआ कि माइक अंकल डेविड के सामने मरने और गटर में दफन होने के बावजूद जिंदा है, सांस ले रहा है। उसके दिमाग में कमज़ोर सी सनसनाहट थी। ऐसी चोटें आई थी कि जहन धुंधला रहा था। कमज़ोर सी सोचें बेतरतीब थीं। शायद वो उसी गटर की तह में पड़ा हुआ है। ये मुझे मालूम था कि वो गटर कचरा गली में है। मैं शर्लक के साथ वहाँ बआसानी पहुँच सकता था, मगर ये मालूम करना ज़रूरी था कि वो अब तक उसी जगह है या कहीं से उसे मदद पहुँच गई है और वो किसी दूसरी जगह पहुँचा दिया गया है। इस मकसद के लिए मेरी सोच की लहरें उसकी कमज़ोर सी सोचों को तवानाई पहुँचाने लगी। जहाँ वो सोचें टूट जाती, वहाँ मेरी सोच एक कड़ी बनकर उन सोचों के सिलसिले को जारी रखती। इस तरह उसका दिमाग इस काबिल हो गया कि वो अपने कानों तक पहुँचने वाली आवाज़ों को सुन सके। कोई कह रहा था, मैं डॉक्टर हूँ, कोई घिसियारा नहीं हूँ। जब मैं यकीन से कहता हूँ कि ये जिंदा रहेगा तो फिर इसके बाप को भी जिंदा रहना पड़ेगा। दूसरी आवाज़ सुनाई दी, इसके बाप को तो जिंदा रहना ही चाहिए, वरना हम इसकी वापसी की शर्त पर हज़ारों डॉलर वसूल नहीं कर सकेंगे। समझ में आ गया कि माइक अगवा करने वाले गिरोह के हत्थे चढ़ गया है। वो लोग उसकी सलामती के लिए पूरी तवज्जो से इलाज कराएंगे, क्योंकि वो जिंदा रहेगा। तभी उसकी वापसी की शर्त पर हज़ारों डॉलर हासिल किए जा सकते थे। वह डॉक्टर भी इस गिरोह में शरीक था। मैंने डॉक्टर के जहन को कुरीदना शुरू किया। तकरीबन 15 मिनट तक मैंने हैरत अंगेज़ मालूमात हासिल की।
फिर शर्लक को मुखातिब किया, शर्लक, एक चौंका देने वाली खुशखबरी है। शर्लक, बेनी और मम्मी मेरा मुंह देखने लगे। मैंने कहा, माइक जिंदा है। शर्लक खुशी से उछल पड़ा, क्या वाकई? मैंने कहा, हाँ, मेरा ख्याल है कि डेविड माइक पर हमला करते वक्त बुखलाया हुआ था, इसीलिए माइक की जिंदगी और मौत के दरमियानी लम्हात को ना समझ सका। कभी दिल की हरकत इस कदर सुस्त होती है कि आम आदमी जिंदा को मुर्दा समझ लेता है। फिर यह कि डेविड उसे गटर में फेंकने के बाद मुतमईन हो गया होगा कि माइक में थोड़ी सी जान रही भी तो गटर की गहराई से ऊपर आकर आनी ढक्कन को नहीं खोल सकेगा। मुख्तसर यह कि वो माइक को मुर्दा समझकर ही कचरा गली से वापस आया था। शर्लक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, फरहाद, तुम इतने इत्मीनान से बातें कर रहे हो, हमें फौरन ही माइक के पास पहुंचना चाहिए। मैंने कहा, बैठ जाओ, उसका इलाज पूरी तवज्जो से हो रहा है। कौन उसका इलाज कर रहा है? अगवा करने वाले गिरोह के 2 बड़े आदमी माइक की सलामती के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं और दवाएं भी दे रही हैं। वो उसे जिंदा रखकर उसके वालिदैन या सरपरस्तों से बहुत बड़ी रकम वसूल करेंगे और उसके सरपरस्त तुम हो। मैं उन्हें बड़ी से बड़ी रकम दूंगा और उनका एहसानमंद भी रहूंगा। वो अगवा करने वाले मुजरिम सही, मगर उन्होंने माइक को मौत के मुंह से बचाया है। मैंने कहा, अगवा करना यकीनन जुर्म है, मगर वो अगवा करने वाले बड़े मासूम और मजलूम मालूम होते हैं। मम्मी ने कहा, यह क्या बात हुई? मुजरिम भी कभी मासूम और मजलूम होते हैं? बाज हालात में होते हैं मम्मी, और हमारी दुनिया में क्या नहीं होता जो हम सोच भी नहीं सकते हो जाता है। एक हैरान करने वाली बात बता रहा हूँ। यहाँ बैंकॉक में एक तंजीम है, उसका नाम गटर पीपल्स है। उस तंजीम के सरबरा एक डॉक्टर और एक प्रोफेसर हैं। डॉक्टर जब एक नौजायदा बच्चा था उसे गटर में फेंक दिया गया। किसी ने उसे वहां से उठाकर उसकी परवरिश की, लिखाया पढ़ाया और बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया। डॉक्टर का भी यही किस्सा है। जिंदगी के एक मोड़ पर डॉक्टर और प्रोफेसर की मुलाकात हुई। उन्होंने अहद किया कि वो गटर की दुनिया में झांकते रहेंगे। उन्होंने ऐसा किया। 20 बरस के अरसे में उन्होंने बेशुमार नाजायज बच्चों को गटर से निकालकर उनकी परवरिश की, जिन्हें गटर में थूक दिया गया था। वह दुनिया में फिर ऐसे वापस आ गई जैसे थूक आसमान से वापस आता है। बेनी ने कहा, भाई, ये डॉक्टर और प्रोफेसर तो बहुत नेक काम कर रहे हैं, फिर इस तरह अगवा करने का क्या मतलब हुआ? मैंने जवाब दिया, ये उनकी मजबूरी है। गटर से पाए जाने वाले बच्चों और जवानों की तादाद इतनी है कि उनकी परवरिश, तालीम और रोजगार से लगाने के अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पहले उन्होंने बड़े बड़े सरमायादारों से अपील की। कुछ सरमायादारों ने नाक भूं चढ़ाकर थोड़ी बहुत खैरात दी, फिर हाथ खींच लिया। मजबूरन वो मुजरिमाना हरकतों पर उतर आई। अगर किसी तरह यह पता चल जाता कि फलां बच्चा फलां दौलतमंद के घर से लाकर फेंका गया है, तो वो उस दौलतमंद को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। माइक की कमीज में सोने के बटन थे, हाथ में कीमती घड़ी थी। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि माइक किसी दौलतमंद घराने का चश्मो चिराग है। जब वो होश में आएगा तो डॉक्टर और प्रोफेसर उसका पता ठिकाना मालूम करेंगे। मम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा, वाकई इस दुनिया में क्या नहीं होता। कितने ही लोग मजबूरन बुराई के रास्ते से गुजरकर नेकी करती हैं। मैं डॉक्टर और प्रोफेसर की इस तंजीम की माली इमदाद करूंगी। शर्लक ने कहा, मम्मी, सिर्फ इमदाद नहीं, हम बाकायदा इस तंजीम की सरपरस्ती करेंगे ताकि वो जुराइम की राह छोड़ दें। फरहाद, उनका पता बताओ। मैंने डॉक्टर के दिमाग की डायरी से जो पता हासिल किया वह शर्लक को बता दिया। उसने पूछा, क्या ख्याल है, साथ चलोगे? मैंने कहा, सिर्फ मुझे ही जाना चाहिए, पता नहीं तुम्हारी निगरानी के लिए डेविड ने किन लोगों को कहाँ कहाँ मुतय्यन किया है। किसी ने पीछा किया तो डेविड फिर माइक तक पहुंच जाएगा। बैंकॉक बहुत बड़ा शहर है और तुम यहाँ अजनबी हो। मैं सोच के जरिए तुमसे रहनुमाई हासिल करता हुआ डॉक्टर के पते पर पहुंच जाऊंगा। यहाँ से जाने के लिए तुम्हारी गाड़ी मुनासिब नहीं रहेगी। यहाँ गैराज में बेनी की कार है। दुश्मन को इस कार का इल्म नहीं। इस सूटकेस से अपना तमाम सामान निकाल कर देखो। इसकी निचली तह में तुम्हारे अखराजात के लिए $50,000 लाया हूँ। तुम चाहो तो इस तंजीम की सरपरस्ती के लिए सारी रकम दे सकते हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी टेलीपैथी सलामत रहे। मुझे आज तक कभी सिक्का राजुल वक्त की ज़रूरत पेश नहीं आई। ये सारी रकम उस तंजीम की अमानत है। बेनी ने मेरी हदायत के मुताबिक वो सारी रकम एक ब्रीफकेस में रख दी। मैंने ओवरकोट पहनकर कॉलर खड़े किए, हेड को पेशानी पर झुकाया ताकि चेहरा छुप जाए। मैं उस वक्त अपने असल रूप में था और इस रूप को सारी दुनिया ने जान लिया था। फिलहाल मैं खुद को इसी तरह छुपा सकता था। वो पूरा खानदान मेरे साथ बंगले के बाहर आया। मेरे लिए बेनी की कार निकाली गई। फिर मैं उसका स्टीयरिंग संभाल कर वहां से रवाना हो गया। वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी शहर था। अगर रास्ते जाने पहचाने होते तो मैं ख्याल ख्वानी करता हुआ इन रास्तों से गुजर जाता, मगर उस शहर को जानता पहचानता नहीं था, इसलिए पूरी तवज्जो से शर्लक की रहनुमाई हासिल कर रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद मैं भटकता हुआ शहर से दूर एक पुराने तर्ज के मकान तक पहुंच गया। डॉक्टर और प्रोफेसर की रिहाइशगाहें शहर में थीं, मगर काले कारोबार के लिए वो अड्डा बनाया गया था। उस अड्डे के सामने गाड़ी रुकते ही 2 लंबे तिरंगे जवान बाहर आए। एक ने गाड़ी के करीब आकर पूछा, कौन है, किससे मिलना है? मैंने कहा, पिछली सीट पर एक ब्रीफ केस है, उसे ले जाकर डॉक्टर आर्थर को दे दो। कहना एक दोस्त मिलने आया है। उसने पिछली सीट की जानिब देखा, जरा सोचा, फिर पिछला दरवाजा खोलकर ब्रीफ केस उठाने लगा। मैं चुपचाप मुंह छुपाए बैठा रहा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम? मैंने तहक्काना अंदाज में कहा, काम करो, नाम ना पूछो। मैं इत्मीनान किए बगैर ये ब्रीफ केस कहीं नहीं ले जाऊंगा, इसमें हलाकत का सामान हो सकता है।
ब्रीफकेस खुला है, इत्मीनान कर लो। उसने खुली हुई खिड़की पर ब्रीफकेस को रखकर खोला तो हैरानी से उसकी आंखें खुली रह गईं। शायद उसने जिंदगी में पहली बार इतने सारे नोट देखे थे। वो ब्रीफकेस को बंद करके उसे लेता हुआ भागता हुआ मकान के अंदर चला गया। मैं मुस्कुराते हुए दिमाग की स्क्रीन पर तमाशा देखने लगा। डॉक्टर और प्रोफेसर एक नौजवान लड़की के साथ एक कमरे में बैठे हुए थे। लड़की एक रजिस्टर में गटर पीपल्स की आमदनी और अखराजात की रकमें दर्ज कर रही थी। प्रोफेसर परेशान होकर कह रहा था, गलत राहों पर चल निकलने से आमदनी तो हो रही है, मगर अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। बच्चों की परवरिश, खाना, कपड़ा, जवान लड़के लड़कियों के अखराजात और ज्यादा हैं। किसी की शादी करना है, किसी को रोजगार से लगाना है, किसी की रिहाइश का मसला। उसकी बात अधूरी रह गई। कमरे का दरवाजा एक धड़ाके से खुला। वही जवान ब्रीफकेस लिए हांफता कांपता हुआ अंदर आया। दौलत, बेशुमार दौलत। इस ब्रीफकेस में नोट ही नोट हैं फादर, आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर ने पूछा, ये ब्रीफकेस कहाँ से लाए हो? नौजवान ने कहा, फादर, बाहर एक शख्स कार में बैठा है, खुद को आपका दोस्त कहता है, उसी ने यह ब्रीफकेस दिया है। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, उसका नाम क्या है, हुलिया बताओ। फादर, उसने नाम बताने से इनकार कर दिया है। कार के अंदर अंधेरा है, उसकी सूरत दिखाई नहीं देती। प्रोफेसर ने परेशानी का इजहार किया, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? हो सकता है वो कोई गलत आदमी हो। डॉक्टर ने कहा, हम क्या करते हैं कोई नहीं जानता, हमारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। प्रोफेसर ने कहा, वो जख्मी दूसरे कमरे में पड़ा है, हमें उसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। डॉक्टर, कोई इतनी दौलत यूं ही नहीं भेज देता, मुझे तो किसी गहरी चाल का शुबा हो रहा है। डॉक्टर ने कुछ सोचा, मैं जानता था कि क्या सोच रहा है। थोड़ी देर बाद उसके कई जवान मकान के पिछले दरवाजे से निकलकर अंधेरे में छुपते हुए चारों तरफ फैलने लगे। मुझको घेरा जा रहा था। उन्हें हदायत दी गई थी कि जब तक मैं गलत आदमी साबित ना हो जाऊं, उस वक्त तक मुझे छेड़ा ना जाए। 10 मिनट के बाद डॉक्टर तन्हा मकान से बाहर आया। उसने कार की जानिब देखा, फिर करीब आकर बोला, मेरे अजनबी दोस्त, कौन हो तुम? कार की तारीकी से मेरी आवाज़ उभरी, डॉक्टर आर्थर, मैं तुमसे और प्रोफेसर से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। उससे पहले अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। इसकी वजह, मैं बहुत बदसूरत हूँ, तुम दोनों के सिवा किसी को अपनी सूरत नहीं दिखाना चाहता। मैंने बगैर किसी शर्त या मुआहदे के तुम्हें $50,000 दिए हैं। तुम्हें बेचूचरा मेरी बात मान लेनी चाहिए। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। वो वापस गया। कमरे में जो लड़की थी उसे वहां से हटा दिया गया। मैं कार से निकलकर मकान में दाखिल हो गया। अब वहां मुझे कोई देखने वाला नहीं था। डॉक्टर अपने प्रोफेसर दोस्त से कह रहा था, तुम अपनी जगह बैठे रहो, खतरा महसूस होते ही कुर्सी के नीचे से खतरे की घंटी बजा देना, मैं उसे बुलाकर ला रहा हूं। उस वक्त तक मैंने दरवाजे पर पहुंचकर कहा, मैं खुद आ गया हूं। वो दोनों चौंक कर मुझे देखने लगे। ओवरकोट के कॉलरों और हैट के साए में मेरा चेहरा छुपा हुआ था। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे अच्छी सूरत दी है। मैंने इस कमरे तक पहुंचने के लिए बदसूरती का बहाना किया था। मैंने ओवरकोट के कॉलर गिरा दिए, हैट को ऊपर उठा दिया। अब वो दोनों हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहे थे। उनके जहन चीख रहे थे, फरहाद, ये फरहाद है, ये फरहाद अली तैमूर है, नहीं ये फ़रेब नज़र है। मैंने कहा, दोस्तों, ये फ़रेब नज़र नहीं है। वो एक दूसरे को देखने लगे। मैंने बारी बारी उनके ख्यालात को पढ़ने के बाद कहा, प्रोफेसर, तुम सोच रहे हो कि अगर मैं फरहाद की बजाय कोई बहरूपिया साबित हुआ तो तुम खतरे की घंटी बजा दोगे? वो मेरी बात तस्लीम करते हुए बदहवासी में जल्दी जल्दी सर हिलाने लगे। मैंने कहा, डॉक्टर, तुम दुरुस्त सोच रही हो, ऐसी खती रकम फरहाद ही दे सकता है। अब अपनी अपनी सोच के आईने में देखो कि फरहाद ही तुम्हारे सामने है, कोई बहरूपिया ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता। वो दोनों तायद में सर हिलाने लगे। उनके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें इस वक्त क्या कहना चाहिए। मैंने आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारे दिमागों में बैठकर तमाम मालूमात हासिल कर चुका हूँ। तुम दोनों बदी के रास्ते पर चलकर नेकियां कर रहे हो। प्रोफेसर ने खंकार कर गला साफ करते हुए कहा, आपको हमारी मजबूरियां भी मालूम होंगी। हाँ, दौलत के बगैर तुम इतना बड़ा मिशन जारी नहीं रख सकते। अब वो दौलत तुम्हें मुझसे मिला करेगी। वो खुशी से खिल उठे। उनकी बतीसियां यूं निकल गई थी कि मुंह बंद नहीं हो रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी खुशियों का यही हाल रहा तो तुम दोनों का हार्ट फेल हो जाएगा। अपने जज्बात को काबू में रखो, वरना तुम्हें जिंदा रखने के लिए ज़हनी अजियतें पहुंचाऊंगा, फिर सारी खुशियां काफूर हो जाएंगी। वो सहम गई। उन्हें काबू में रखने वाली धमकी ने असर दिखाया। मैंने कहा, मैं इस शर्त पर इस तंजीम की सरपरस्ती कबूल करूंगा कि आइंदा तुम लोग नाजायज़ ज़राए से दौलत हासिल नहीं करोगे। प्रोफेसर ने कान पकड़कर कहा, हमारी क्या मजाल है? हम खुद परेशान थे कि हमारे गलत इक़दामात से हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ रहा था। हाँ, जो बच्चे और जवान तुम्हारे ज़ेरे साया परवरिश पा रहे हैं, उन्हें यही मालूम होना चाहिए कि कोई बड़ा सरमायादार उनकी सरपरस्ती कर रहा है। हालांकि मैं सरमायादार नहीं हूँ। जो लोग नाजायज़ दौलत कमाते हैं, मैं उन्हीं की तिजोरियाँ तुम्हारे लिए खाली करूँगा। ये मुजरिमाना हरकत सही, मगर मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तुम सब साफ सुथरे अंदाज में अपने नेक मकासद पूरे करते रहोगे। डॉक्टर ने कहा, हम यही करेंगे, मगर आप खुद को छुपाना क्यों चाहते हैं? मैंने जवाब दिया, क्या तुमने अखबारात में नहीं पढ़ा कि मलाया में मेरी नाकाबंदी की गई थी?
बड़े बड़े सुरागरसां कैमरे नस्ब किए गए थे ताकि मैं कोलालमपुर से बाहर छुप कर न जा सकूं। उन्हें गलत फहमिया कि मैं अभी तक कोलालमपुर में कहीं छुपा हुआ हूं। अगर मैं यहाँ पर जाहिर हो जाऊं तो बात खुल जाएगी कि मैं बैंकॉक पहुंच गया हूं। फिर यहाँ भी मेरे लिए पाबंदियां लग जाएंगी। प्रोफेसर ने कहा, हम आपसे बहस तो नहीं कर सकते, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको बड़े बड़े मुमालिक हाथों हाथ लेकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। मैंने बात काट कर कहा, आसमान की बुलंदियों पर सिर्फ खुदा को रहना चाहिए। मैं तमाम मुमालिक की हुकूमतों से सिर्फ इसलिए छुपता हूं कि सियासत में पढ़ना नहीं चाहता। तुम सिर्फ अपने मतलब की बातें करो। मेरा मशवरा है कि शहर से दूर कई मील का वीरान इलाका खरीद लो और वहां अपने जैसे गटर में पाए जाने वाले और दुनिया के ठुकराए हुए इंसानों की एक कॉलोनी बनाओ। इंशाल्लाह कल तक तुम्हें और लाखों डॉलर मिल जाएंगे। वो दोनों खुशी से डगमगाते हुए मेरे सामने फर्श पर बैठ गए। एक ने मेरे घुटने पर हाथ रखकर कहा, आप हमारे दरीना ख्वाब पूरे कर रही हैं। दूसरे ने कहा, हम बरसों से सोच रहे थे कि हमारा एक वसी कारोबार हो और एक वसी इलाका में हमारी आबादी हो। आपकी सरपरस्ती में हम यकीनन सब कुछ पालेंगे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होने लगी। फिर एक रस भरी आवाज़ सुनाई देने लगी। वह डॉक्टर और प्रोफेसर को आवाज़ दे रही थी, फ्लोरा, अंकल, हम सब परेशान हैं। अगर आप दोनों बखैरियत हैं तो दरवाज़ा खोल दूं। डॉक्टर ने कहा, हम बखैरियत हैं। हमारा अजनबी दोस्त रहमत का फरिश्ता बनकर आया है। जवानों से कहो कि मुहासरा छोड़ दें और आराम से बैठें। प्रोफेसर ने मुझसे कहा, जनाब, ये लड़की जो अभी बोल रही थी इसका दावा है कि आपको जानती है और आपसे मिल चुकी है। वैसे तो अब मुझे दुनिया जान रही थी, मगर दियारे गैर में कोई ऐसी लड़की भी थी जो मुझसे मिल चुकी थी। मैंने पूछा, वो कौन है, क्या नाम है? वो जापानी लड़की है, उसका नाम वुमिको है। किसी ने अपनी दानिस्त में उसे हलाक करके गटर में फेंक दिया था। ये तकरीबन 2 बरस पहले की बात है। हम उसे गटर से निकाल कर ले आए। 2 बरस में ऐसे 2 वाकयात हमारे सामने आए हैं। आज भी कोई कातिल एक शख्स को मारकर गटर में डालकर चला गया था। वोमिको की तरह वो शख्स भी जिंदा है और हम उसका इलाज कर रही हैं। मैं जानता हूं तुम लोग उस जख्मी शख्स के सरपरस्तों से बड़ी रकम वसूल करना चाहते थे। उसका नाम माइक है और मैं उसका सरपरस्त हूं। ओ गॉड, आप उसी जख्मी शख्स के जरिए हमारे दिमागों तक पहुंचे थे। आप इत्मीनान रखें, वो बखैरियत है, सुबह तक चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। मुझे इत्मीनान है। तुम उस लड़की वोमिको के बारे में बताओ। चलो ऐसा करो, तुम उसे किसी बहाने मुखातिब करो। पहले मैंने उसकी आवाज़ और लहजे पर तवज्जो नहीं दी थी, अब उसके दिमाग से खुद ही पूछ लूंगा। उसने वोमिको को मुखातिब किया, बेटी क्या तुम मौजूद हो? मैं फादर दरवाजे से कान लगाकर सुन रही हूँ। बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मगर उस अजनबी की आवाज़ यूं लग रही है जैसे मैं फरहाद को सुन रही हूँ। डॉक्टर ने मेरी सोच के मुताबिक कहा, वोमिको, फर्स्ट क्लास कॉफ़ी बनाकर लाओ, शायद ये अजनबी तुमसे मिलना पसंद करे। वो चली गई। मैं उसकी सोच के साथ चलने लगा। अब मैं आपको माजी के उस दौर में ले चलूं जब मैं जापान में था।